तुम लोगों ने बोला था कि मुझे एक लॉन्ग सीरीज शुरू करनी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग सीरीज शुरू करने वाला हूँ। हालांकि मुझे इससे पहले ही वो आ गई है कि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। आई मीन आर्ट स्टाइल इतना ज्यादा बढ़िया है और ऊपर से 165 चैप्टर है, तो फिर कोई एक्सप्लेनर क्यों नहीं एक्सप्लेन करेगा। और वैसे भी मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन जो है, सो यू डोंट हैव टू राइट द ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। प्लीज, चिढ़ हो जाती है शब्द को देखते ही, ऐसा लगता है गलत काम कर दिया। खैर, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पे किसी क्लैन के एक एल्डर को देखते हैं जो कि मरने की कगार पे लटका हुआ है, बस आखिरी सांस ले रहा है। पहले इसके कई सारे डिसेपल्स हुआ करते थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से कचड़ा बन चुका है कल्टीवेशन की दुनिया में। तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि इसके डिसेपल्स क्यों उसको छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक उसकी नई डिसेपल को देखते हैं जो कि यहाँ पे फीमेल है। बाकी उसके जो डिसेपल्स है उनके बारे में तो क्या ही बोलूं, ये साले एहसान फरामोश है। 50 डिसेपल जिसका नाम लिसान है वो पूछता है ये तो मरने वाला है, हम लोग क्या करें, कंधा भी देना पड़ेगा क्या। तो सीनियर डिसेपल जिसका नाम ये क्यू हुआन है वो बोलता है कि हमें इसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी दूसरे एल्डर्स के पास जा रहा हूँ उनका डिसेबल बनने के लिए, मैं इसकी लाश को कांधा नहीं देने वाला। थर्ड डिसेबल जिसका नाम वुफेंग है वो आगे से कहता है कि अगर ये मिशन पे नहीं जाता और केपल होके ना आता तो फिर शायद से इसकी लाइफ बढ़िया रहती, लेकिन अब तो ये खुद की ही लगवा चुका है और साथ ही में हमारी भी। सेकंड डिसेबल जिसका नाम ली होरान है, इसको मैं यहाँ पे आस्तीन का सांप बोलना चाहूंगा क्योंकि उसने यहाँ पे जो एल्डर है जो कि मरने वाले हालात पे है उसकी जो मार्शल आर्ट्स थे उन्हें लीक कर दिया था, इसलिए यहाँ पे एल्डर की ये हालात है। और इनका जो फोर्थ डिसेबल था वो तो यहाँ पे पहले ही निकल लेता है कि तो बुढ़ा टपकने वाला है, मैं जा रहा हूँ सेकंड एल्डर के पास में जो कि फीमेल है और उनके पास कई सारी फीमेल डिसेपल्स है, तुम लोग अपना देख लो। बाय द वे इसका नाम वैंग जेंग है। और आखिर में लास्ट डिसेपल थी सिक्स्थ डिसेपल, वो उन लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग एहसान फरामोश हो। अगर मास्टर ने तुम्हें कुछ भी कल्टीवेशन के बारे में सिखाया ना होता तो फिर तुम कभी लोग कुछ भी सीख ना पाते और आवारा कुत्तों की तरीके इधर उधर पड़े रहते। जिसपे वो फेंग आगे बढ़ता है जो कि उसके ऊपर चट्टा मार देता है, ये कहते हुए कि हमारी तो इज्जत कर लो, कम से कम एल्डर की हम नहीं कर रहे। तो बेसिकली सिक्स्थ डिसेबल की कल्टीवेशन इन सभी से बहुत ही लो है। बेसिकली वो भी कल्टीवेशन करना शुरू ही की है। उतने में किवान उसे कहता है कि फालतू का बवाल ना करो, अगर उसे यहाँ पे रहना है तो फिर रहने दो, वैसे भी हम लोगों ने इसका जो भी माल है वो सब कुछ लूट लिया है। बेसिकली ये लोग एल्डर साउ को कांधा तो नहीं देंगे लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं। हम लोग सिक्स्थ डिसेबल को देखते हैं जो कि टसवे बहाए जा रहे थे और सभी लोगों को गद्दार बोल रही थी। पर वही सभी लोग सिक्स्थ डिसेबल को इतने समय यहाँ पे यंग स्लेव कह के बुला रहे हैं क्योंकि उसको यहाँ पे एल्डर साउ ने बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर ने, और तब से वो उसी के साथ रह रही है। बेसिकली उसको ऑफिशियल डिसेबल नहीं बनाया गया है। उतने में एल्डर साउ थोड़ी सी आवाज करता है तो फिर स्लेव उससे कहती है कि तुम चिंता ना करो, ये सभी लोग यहाँ पे नर्क की आग में सड़ेंगे और कुत्ते की मौत मरेंगे और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी आखिरी दम तक। एल्डर साउ से कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे डिसेबल के तौर पे लेके आया था, लेकिन ना ही मैंने तुम्हें कभी डिसेबल माना और ना ही तुम्हें कभी कल्टीवेशन सिखाया, क्या तुम मुझे इसके लिए दोष देती हो। जिसपे डिसेबल आगे से बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये उसकी ही गलती है कि उसकी रूट्स और बोन्स यहाँ पे इतने ज्यादा खराब है कि वो कल्टीवेट कर ही नहीं सकती है। एल्डर साउ ने तो उसको यहाँ पे बचाया है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहरबान है और उसे वो कभी भी यहाँ पे धोखा नहीं देगी। उतने में एल्डर साउ उठ के बैठ जाता है ये कहते हुए कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। और उसे यहाँ पे पछतावा भी हो रहा था कि अगर वो यहाँ पे सिक्स्थ डिसेबल को थोड़ा जल्दी डिसेबल बना लेता तो फिर शायद से अंत आज कुछ और होता यंग डिसेबल के लिए, क्योंकि एल्डर साउ का अंत निकट है और वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। उतने में डिसेबल यहाँ पे एल्डर साउ से कहती है अगर उसे बुरा नहीं लगा तो फिर क्या वो उसको यहाँ पे ऑफिशियली अपनी डिसेबल बना लेगा ताकि वो फ्यूचर में उसकी लेगेसी कैरी कर सके और उसके गद्दारों को मार के उसका बदला ले सके। वह पे ये मन बना चुकी थी क्योंकि जब तक एल्डर साउ हाँ नहीं बोलेगा तब तक ये उठेगी नहीं, घुटनों पे बैठी हुई है। बाय द वे एल्डर साउ इसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि मैं पहले यहाँ पे बीमार हूँ और मैं कुछ भी कर नहीं सकता और ना ही मैं बेवकूफ हूँ कि हाँ बोल के तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी मौत के लिए आगे भेज दूं। बेसिकली मैंने बताया ना कि ये पूरी तरीके से लूजर है, कल्टीवेशन का कोई भी पोटेंशियल नहीं इसके अंदर, तो ये मारी जाएगी अगर ये यहाँ पे एल्डर साउ के लिए बदला बदला वाला कुछ करेगी। इसके बाद एल्डर साउ अपने पास से यहाँ पे कंडेंस पिल को बाहर निकालता है जो एक आखिरी उसके पास बची हुई चीज है जो वो यहाँ पे सिक्स्थ डिसेबल को देने वाला है। तो पे एल्डर साउ जब यहाँ पे सिक्स्थ डिसेबल से बोल रहा था कि वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, उतने में इसको यहाँ पे झटका लगता है और दवाई नीचे गिर जाती है। वो पे डिसेबल से बोलती रहती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जल्दी उठो। वो पे सिक्स्थ डिसेबल तो पहले ही टसवे बहाने लगी तो एल्डर साउ से कहता है धीरे रहो बच्चा, कान दर्द हो रहे हैं मेरे। वो पे से बोला जाता है कि मरने के बाद में दिमाग 7 मिनट के लिए पूरी तरीके से चालू रहता है, तो फिर शायद से एल्डर साउ के साथ भी वही हो रहा था। उसके मन के अंदर यही बात चल रही थी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उसके गुस्सा करने का फायदा ही क्या है। अगर वो सिक्स्थ डिसेबल को पहले अपना ऑफिशियल डिसेबल बना लेता तो फिर शायद सी चीजें ऐसी नहीं रहती। उतने में सिस्टम एंट्री मारता है अपना मास्टर एंड अप्रेंटिस रिलेशनशिप वाला सिस्टम लेके कि दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड देखा गया है, इसलिए सिस्टम अवेकन होता है। और क्योंकि अब ये जवान हो चुका है तो फिर हम इसे अब साउ ही बुलाएंगे। साउ आगे से कहता है इतने दिन तक कहा था तुम भाई, रुला दिया ना तुमने मुझे। और सिस्टम आते ही यहाँ पे सबसे पहले साउ को इन्फिनाइट गोल्डन एलेक्सियर पिल देता है जो कि यहाँ पे इसकी स्पेशल एनर्जी को कई गुना ज्यादा
ज्यादा बढ़ा देगा और जो पावर इसने खोई हुई थी वो और भी ज्यादा आ जाएगी इसके पास में, क्योंकि ये सभी इंजरीज को यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही में पावर भी बढ़ा देती है। वह पे ये बिल्कुल पूरी तरीके से चेक करा था कहीं नकली माल तो नहीं दे दिया सिस्टम ने। बाय द वे इसको यहाँ पे आए हुए कई साल हो चुके हैं और अब कहीं जाके सिस्टम साला जागा है। ये तकरीबन 20 साल पहले इस वर्ल्ड के अंदर आ गया था किसी कार क्रैश के दौरान में। जब ये इस वर्ल्ड के अंदर आया था तब ये किसी यंग मास्टर की बॉडी के अंदर आया था जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड था, इसीलिए वो 10 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। लेकिन 15 के बाद में इसने यहाँ पे हॉन्गमेंग सेक्ट को ज्वाइन किया, तो इसके बाद में इसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे करके कम होती गई और एक टाइम पे जाके इसकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से बंदी हो गई। तो फिर लोगों ने इसके ऊपर हंसना चालू कर दिया कि पहले तो जीनियस बन रहा था, अब लपुंगा बन के घूम रहा है। लेकिन किस्मत से अब सिस्टम जाग उठा है तो ये दोबारा राइज करेगा। तो इसके बाद सॉ यहाँ पे सिस्टम से पूछता है कि ये क्या है भाई, मास्टर डिसेपल के बॉन्ड से सिस्टम जागा है, अच्छे से समझाओ ना। तो सिस्टम उसे बताता है कि जैसा नाम बता रहा है, अगर मास्टर अपने डिसेबल को कुछ देगा तो फिर रिवॉर्ड में उसे और भी कई सारी चीजें मिलेंगी। बेसिकली लेने देने का सिस्टम है। सो अगर अपने डिसेबल को यहाँ पे कोई चीज देगा तो फिर उस चीज का डबल या फिर उसी लेवल का डबल उसका दुगना यहाँ पे 100 को मिलेगा। बेसिकली एग्जांपल के लिए तुम लो, अगर 100 अपने डिसेबल को अपनी कल्टीवेशन आधी देता है तो बदले में सिस्टम रिवॉर्ड के तौर पर 100 को यहाँ पे पूरी 100% यानी कि दुगना उसको कल्टीवेशन वापस करेगा। अगर 100 यहाँ पे अपनी डिसेबल को कोई 100 टेक्निक सिखाता है तो फिर जब वो डिसेबल यहाँ पे अपनी 100 टेक्निक को सिर्फ एक लेयर पे ही सीखेगी तो फिर उसके बदले में यहाँ पे 100 पूरी 2-3 लेयर सीख जाएगा। ऐसे काम कर देगा इस सिस्टम। तो फिर सॉमेंग अपनी 2 ग्राम की बुद्धि चलाते हुए कहता है कि ये तुमने जो गोल्डन पिल मुझे दी है, अगर मैं अपने डिसेबल को दे दूं तो फिर क्या मुझे 3-4 मिल जाएंगे क्या? सिस्टम आगे से कहता है साले मेरा माल चुरा के मेरे को ही बेचता है। बेसिकली सिस्टम यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड 100 को देगा 100 उसको यहाँ पे अपने डिसेबल को नहीं दे सकता है, मतलब दे तो सकता है लेकिन उसके बदले में यहाँ पे 100 को कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम से नहीं मिलेगा। जिससे 100 को समझ में आ जाता है ये गोली देने का कोई फायदा नहीं, खुद ही लपेट लेता हूँ, फायदे में रहूंगा। इसके बाद वो जैसे यहाँ पे इन्फिनाइट पिल को खाता है तो तुरंत ही गोल्डन कोर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाता है। साथ ही में इसकी जितनी भी इंजरीज थी वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। वहीं पे हम लोग उसकी डिसेबल को देखते हैं जो कि टसुए बहाए जा रहे थे कि आपकी बिना मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, अब गड्ढा भी मुझे अपने कोमल हाथों से खोदना पड़ेगा आपके लिए। तभी साउ उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि मरा नहीं हो बहन, दफनाने की पहले ही प्लानिंग कर ले रही हो, कम से कम रो तो लो मेरे लिए। फिर इसके बाद वो उसे बोलता है कि ये ना बोलना कि मरने से पहले हमेशा बदला लेने के बारे में सोचो और जब भी बदला लेना तो फिर उसका दुगना देना। जिसके बाद हम लोग वुफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे 6th पीक के सेक्ट मास्टर के पास में आया था। बेसिकली टोटल यहाँ पे 6 पीक्स हैं जिनके अलग अलग मास्टर और 7वें पीक का मास्टर अपना साउजुआन है। हाँ, उसका पूरा नाम साउजुआन है। खैर वुफेंग यहाँ पे जो भी माल साउजुआन के कमरे से चुराया था उसको यहाँ पे वैंग के पास में लेके आया था 6th पीक मास्टर के पास में, ताकि वो उसे अपना डिसेबल बना ले। वैंग यहाँ पे सारा माल अपने पास रख लेता है और उससे कहता है इतना काफी नहीं है बालक, अगर तुम्हें मेरा डिसेबल बनना है तो फिर तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने पास से कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट निकालता है और उसको यहाँ पे वुफेंग को दे देता है, ये कहते हुए कि इसका इस्तेमाल करो और साउजुआन के जो स्पिरिचुअल लॉर्ड्स है उन्हें निकाल के मेरे पास लेके आओ। हाँ, बस उसको अच्छे से इस्तेमाल करना। एक बार अगर किसी का खून इसके ऊपर टच हो गया तो फिर ये पूरी तरीके से उसका खून यहाँ पे अपने अंदर सोख लेता है और बिना सीक्रेट टेक्निक के इसको यहाँ पे छुड़ाया नहीं जा सकता है। जिसपे वुफेंग आगे से कहता है कि साली की रूट चाहिए आपको, पहले बताना था ना, पहली बार में ही ले आता, दोबारा चक्कर मारना पड़ेगा। उतने में साउजियान यहाँ पे ही खड़ा था और उनकी बातें बड़े आराम से सुन रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे वुफेंग के ऊपर एक ही स्ट्राइक मारता है और वुफेंग की फटके चार हो जाती है। अटैक की पावर को देख के नहीं, जो सीक्रेट ऑब्जेक्ट दिया गया था वो उल्टा उसी के हाथ में घुस जाता है धमाके की वजह से। अब ये इसका खून चूस रहा है और इसकी फटके चार। ये एल्डर वैंग से कहता है कि बचा ले रे मेरे को, मेरी तो कल्टीवेशन जर्नी भी अभी शुरू नहीं हुई। जिसपे एल्डर वैंग आगे से कहता है तुझसे पहले ये जरूरी है कि तेरे ऊपर हमला किसने किया। जिसके बाद वो ऊपर देखता है तो फिर वहाँ पे साउजुआन खड़ा था जो कि एल्डर वैंग से कहता है अगर तुम्हें मेरी स्पिरिचुअल लूट चाहिए तो फिर खुदा के ले लो ना, मैं यहीं पे ही खड़ा हूँ। एल्डर वैंग बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तुम तो सीरियस ले लिए। वो भी वो मन के अंदर सोचता है सब तो बोल लेते ये मरने वाला है, इसका पुनर्जन्म कैसे हो गया, वो भी गोल्डन कोर रियलम के साथ में करण अर्जुन है क्या भी। खुद में साउजियन एल्डर वैंग से कहता है कि आप मजाक कर रहे होंगे लेकिन मैं नहीं कर रहा। जिसके बाद अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, सीक्रेट नहीं पब्लिकली है। एल्डर वैंग उस टेक्निक को देख के घबरा जाते हैं क्योंकि ये साउजुआन की सिग्नेचर टेक्निक है। बेसिकली उसने यहाँ पे इस टेक्निक को बनाया है जिसका नाम सर्जिंग वेव्स ऑफ सॉर्ट टेक्निक है। एल्डर वैंग बताता है कि इन दोनों ने साथ ही में सेक्ट के अंदर एंट्री मारी थी, लेकिन क्योंकि साउजियन ने इस टेक्निक को बना दिया तो फिर उसे लीडर से उसे काफी ज्यादा फेवर मिले और कई सारे रिसोर्स भी मिले। लेकिन किस्मत में बाद में एल्डर वैंग ने यहाँ पे एंट्री मार दी गोल्डन कोर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करके। और साउजुआन के साथ क्या हुआ था ये तुम्हें पहले ही पता है, भाई का सारा घी खत्म हो गया था तो वो मरने वाला था। सिस्टम ने उसे दोबारा पुनर्जन्म दिया है। खैर एल्डर वैंग अपने पास यहाँ पे प्रोटेक्टिव एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं और आगे से कहते हैं बेटा हम भी यहाँ पे गोल्डन कोर के सेकंड लेयर पे हैं, इतनी जल्दी हरा नहीं पाओगे। उतने में ही साउजियन की जो शॉट्स थी वो इजीली उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उसके पास जाके चुम्मी देते हुए बोलती है कि हम भी तुझसे ऊपर हैं। और साउजियन उससे बोलता है कि बस सेकंड लेयर पे ही हो, इतना ही उखाड़ पाएगी इतने सालों तक। इसके बाद साउजियन की शॉट्स यहाँ पे एल्डर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं और एल्डर बताता है कि ये पक्का साला यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम के 6th या फिर 7th रियलम पे होगा। जिसके बाद साउजुआन की शॉट यहाँ पे एल्डर वैंग के हाथ के अंदर घुस जाती है तो ये चीख मारते हैं। जिसके बाद जल्दी से पीछे हटते हुए खुद को यहाँ पे बचाते हैं इससे पहले कि इनको यहाँ पे ऊन का गोला बना दिया जाता। वह भी ये साउजुआन से बोलता है कि तुम मुझे मार के भाग नहीं सकते, सेक्ट तुम्हें कभी भी
यहाँ पे जाने नहीं देगा। जिसपे साउजुआन आगे से बोलता है कि मैं भी देखना चाहूंगा कि सेक्ट क्या उखाड़ लेगा मेरा, अगर मैं तुम्हें मारने पे टिका रहता हूँ तो। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे एल्डर वैंग की तरफ अपनी शॉट्स को भेजता है। तो फिर एल्डर वैंग यहाँ पे किसी खास तरीके के आइटम का यूज करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे एक डिफेंस आइटम था। और एल्डर वैंग हम लोगों को बताते हैं कि ये मिस्टिक ग्रेड का एक डिफेंस आइटम है, जो कि कम से कम 3 से 4 अटैक्स को इजीली हैंडल कर सकता है। और फिर साउजुआन हम लोगों को बताता है कि वो नासेंट रियलम पे ब्रेक थ्रू करने के बाद में, इसीलिए वो देखना चाहता है कि एल्डर वैंग किस हद तक जा सकते हैं खुद की यहाँ पे पतलून बचाने के लिए। इसके बाद साउजुआन इसी तरीके से धीरे धीरे करके अपनी अटैक पावर को बढ़ाते जाता है। तो एल्डर वैंग को लग रहा था कि साउजुआन फुस्की बम है, उतने में ही साउजुआन पावर को पूरी एक्सटेंड लेवल पे यूज करता है। तो वो इजीली यहाँ पे उस आइटम को चीरते हुए एल्डर वैंग के ऊपर जा लगता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। जिसके बाद धमाके से जब धुआं हटता है तो फिर हम लोग एल्डर वैंग को देखते हैं, जो सच में पतलून में आ गए थे, सिर्फ वही बची थी। और फिर साउजुआन जब नीचे आता है तो एल्डर वैंग की फट जाती है, वो आगे से कहते हैं पास ना हो। इसके बाद साउजुआन हम लोगों को यहाँ पे उस सील्ड के बारे में बताता है कि यहाँ पे मैजिक टूल्स की जो क्वालिटी रहती है वो यहाँ पे 5 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है: ह्यूमन, मिस्टिकल, अर्थली, हेवनली एंड इमॉर्टल। और जिस तरीके के मिस्टिकल ग्रेड के ट्रेजर को एल्डर वैंग ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो सेक्ट के लिए यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, बेसिकली वो सेक्ट का खास ट्रेजर बन सकता था। तो एल्डर वैंग के पास ऐसा माल कहाँ से आया, साउजुआन ये जानना चाहता है। जिसके बाद साउजुआन यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही स्वॉर्ड के अंदर बदलता है और एल्डर वैंग के ऊपर हमला मारने वाला था उससे पहले यहाँ पे सेक्ट का लीडर आ जाता है, जो कि एल्डर जुआन से कहता है धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। जिसके बाद साउजुआन यहाँ पे सेक्ट लीडर की तरफ देखता है, तो फिर हम लोग सेक्ट लीडर से मिलते हैं, जो हॉन्गबैंग सेक्ट के यहाँ पे लीडर है और इनका नाम ज़ैंग ही है। और वो साउजुआन से कहते हैं कि इस तरीके से फाइटिंग करना रूल्स के पूरी तरीके से खिलाफ है और तुम्हें निकाला भी जा सकता है सेक्ट से। तो साउजुआन अपनी स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और बोलता है ऐसा क्या। वहीं पे एल्डर वैंग यहाँ पे लीडर से बोलते हैं कि न्याय करो महामहिम। उतने में सेक्ट लीडर उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है, ये कहते हो तुम चुप बैठो यार, एक तो साला हल्का होने जा रहा तो तुझसे प्रेशर बना हुआ और तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हल्का भी नहीं हो पाया, अब प्रेशर के बीच में तुम्हारे पहले लड़ाई चालू करूं तब जाके हल्का हूं, चुप बैठो, टाइम ना वेस्ट करो मेरा। इसके बाद वो यहाँ पे वैंग से बोलता है अगर मैंने न्याय किया ना तो तुम्हारे 6th पीक की धज्जियां उड़ा दूंगा ऊपर से नीचे तक और तुम्हारे पास बचाने के लिए पतलून भी नहीं बचेगी। तो फिर एल्डर वैंग यहाँ पे चुप हो जाते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा घपला किया है। इसके बाद यहाँ पे लीडर साउजुआन से कहता है कि बधाई हो भाई, तुमने यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो फिर साउजुआन एल्डर वैंग को ताना मारते हुए कहता है अच्छा हुआ मैंने कर लिया, नहीं तो मेरी स्पिरिचुअल लूट चोरी हो जाती किडनी के साथ में। इस पे एल्डर वैंग आगे से खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हुआ है, मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। जिस पे साउजुआन एल्डर वैंग को जाने देता है, लेकिन वो अपने डिसाइपल वुल्फिंग से कहता है बेटा तुम जरा इधर आओ, तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया है और जो मैंने तुम्हारे पर दया दिखा के अपने अंदर लिया था उस पे जो तुमने लात मारी है उसकी तो मैं क्या ही बोलूं। अब चुपचाप अपनी कल्टीवेशन की धज्जियां उड़ाओ और सेक्ट से दफा हो जाओ और कभी दोबारा यहाँ पे दिखाई न देना। वह सेक्ट लीडर भी इस मामले में नहीं बोलते हैं क्योंकि वुल्फिंग यहाँ पे साउजुआन का ही डिसाइपल हुआ करता था। उतने में हम लोग डिसाइपल को देखते हैं जो कि खुद ही बीच में कूदते हुए बोलती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तो फिर वुल्फिंग उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि पहले खुद की तो कल्टीवेशन बना लो जिसके बाद मेरी उजाड़ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 6th डिसाइपल बड़ी इजीली उसके अटैक को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर लेती है साउजुआन की सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए, जिसपे वुल्फिंग को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है क्योंकि इन लोगों ने जब भी साउजियान से बोला था कि ये टेक्निक हमें भी सिखा दो तो साउजियान ने हिंदुस्तानी भाव के तरीके बोला था पहली फुर्सत में निकल। हालांकि वो 6th डिसाइपल से पूछता भी है कि तुम गुड फॉर नथिंग, तुमने ये चीज सीखी कैसे। जिसपे साउजुआन हम लोगों को बताता है कि उसने ये चीज 3 दिनों पहले सीखी थी। खैर हमें 6th डिसाइपल का नाम अभी तक पता नहीं चला है, तो फिर मैं इसे अभी के लिए लिन मिलाऊंगा क्योंकि ये लिन फैमिली से आती है। सिस्टम यहाँ पे साउजुआन को लिन की पूरी जानकारी दे रहा था कि इसके पास कितनी स्पिरिचुअल रूट है और कितना इसके पास इंसाइट है, बेसिकली नॉलेज, जो कि बहुत ही कम था ना जानो। फिर इसके पास कोई भी खास टेक्निक नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम को अचीव कर लेगी तब इसके पास यहाँ पे एंसेस्ट्रल सॉर्ट एम्ब्रियो आ जाएगा लिन फैमिली का, बेसिकली इसकी फैमिली ब्लड लाइन की टेक्निक। जिससे साउजुआन को समझ में आ जाता है कि लिन के पास यहाँ पे इनेट सॉर्ट बॉडी है। हालांकि लिन को ये नहीं पता कि ये इनेट सॉर्ट बॉडी होती क्या है। जिसपे साउजुआन उससे कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारे पास सॉर्ट मास्टरशिप का टैलेंट है और कहीं लिन वुल्फिंग के सामने उसकी नाक ना कटवा दे, इसीलिए वो उसे यहाँ पे अपनी खास सॉर्ट टेक्निक सिखा देता है, सर्जिंग वेव्स ऑफ सॉर्ट टेक्निक। लिन को ये सॉर्ट टेक्निक सिखाने के बदले में यहाँ पे साउजुआन को सिस्टम की तरफ से मिस्टिकल ग्रेड की दी हेवन स्लेइंग एक टेक्निक मिल जाती है। और साउजुआन के लेते समय लिन ही सबसे बड़ा खजाना है क्योंकि अगर वो उसे कुछ देगा तो फिर उसे यहाँ पे उसका दुगना या फिर कई गुना मिलेगा। जिसके बाद लिन आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे वुल्फिंग को खर्चा पानी देते हुए कहती है कि तुमने मेरे मास्टर को परेशान किया था ना, तुम्हें यहाँ पे पता भी नहीं कि उनकी औकात क्या है। जिसके बाद वो यहाँ पे उस ट्रेजर के ऊपर पैर रखती है जो कि वैंग ने इसको दिया था साउजुआन की रूट से निकालने के लिए, और उसके ऊपर पैर रख के वो उस पूरे ट्रेजर को ही वुल्फिंग की बॉडी के अंदर घुसा देती है और पीछे मुड़ के उन लोगों से कहती है कि इसकी मैंने स्पिरिचुअल रूट की धज्जियां उड़ा दी हैं, अब तुम सभी लोग चिंता मुक्त हो सकते हो। सेक्ट लीडर यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं चलता हूँ भाई, बहुत जोर की लगी है। जिसपे साउजुआन आगे से बोलता है कि मैंने कब बोला भाई ये सब कुछ खत्म हो गया। जिसपे सेक्ट लीडर आगे से बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम साला वैंग को जाने दोगे। जिसपे साउजुआन आगे से अपने रंग दिखाते हुए बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मैं इसको ऐसे जाने दूंगा, अगर ये मुझे संतुष्ट करेगा तो ही मैं इसको जाने दूंगा। इस पे एल्डर वैंग आगे से कहता है कि मैं
शरीर से कोई मूल नहीं रखता और न ही मेरे कुछ ऐसे शौक हैं। जिसपे साउजवान आगे से कहता है, बुढ़ो तुम्हारा बुढ़ा शरीर किसी को नहीं चाहिए, चुपचाप पैसे निकालो। जिसपे एल्डर वैंग अपनी जिंदगी की सारी कमाई बाहर निकालता है और वो यहाँ पे साउजवान को दे देते हैं, तो साउजवान उन्हें जाने देता है। जिसके बाद वो लिन से कहता है कि यहाँ का खर्चा हो गया, चलो। वहीं पे एल्डर वैंग उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे और मन के अंदर सोचते हैं कि जाओ बेटा जाओ, तो मैं आसानी के साथ जाने नहीं दूंगा अगली बार जब मिलेंगे। जिसके बाद हम लोग साउजवान को देखते हैं जो कि मस्त यहाँ पे एल्डर वैंग ने जो माल दिया था उसको टटोल रहा था। एल्डर वैंग के पास बहुत सारा माल था जिनमें से कमाल कमाल की चीजें भरी पड़ी थी। पहले तो ये वेपन और साथ में ये बाटली थी जिसके अंदर कोई पिल होगी अर्थ ग्रेड की। जिसके बाद साउजवान यहाँ पे एक और बाटली खोलता है तो फिर उसके अंदर से निकलते हैं कई सारे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, जिनको देख के साउजवान अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं ये लिन को दे दूं तो फिर सिस्टम इनके बदले में मुझे पता नहीं कितने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन देगा। जिसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे साउजवान से मिलने के लिए आती है, तो साउजवान उसको बुलाता है और उससे बोलता है सामने बैठो। इसके बाद साउजवान हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल लो से हाई रहता है। यहाँ पे पूरे 10 तरीके के कल्टीवेशन रियलम्स रहते हैं, पोटेंशियल, इन नीड, की कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नासेंट सोल रियलम, रिवर्सन, इंटीग्रेशन, महायाना, टेलीविजन, ट्रांसेंडेंट स्टेट। हालांकि रियलम के अंदर 10 सब रियलम होते हैं, बेसिकली लेयर, और उन 10 लेयर को पार करने के बाद में तुम नेक्स्ट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। पोटेंशियल रियलम यहाँ पे बॉडी और ब्लड की को पूरी तरीके से स्टिमुलेट करता है। बोन्स और यहाँ पे जो मसल्स रहते हैं उन्हें यहाँ पे इनहेंस करता है, जिससे यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ती है। इन रियलम के अंदर जो की और ब्लड रहता है वो यहाँ पे दोबारा बनता है, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो कि इंटरनल स्ट्रेंथ के अंदर बदल जाता है, जो कि पावर ऑफ टेक्निक और यहाँ पे बॉडीली डिफेंस को इनहेंस करता है। और ट्रांसेंडेंट रियलम के बाद में ही कोई यहाँ पे इमॉर्टल बन सकता है, लेकिन आज तक कोई बना नहीं है या फिर सामने नया बनने के बाद में लोग इसको यहाँ पे मिथ ही मानते हैं। जिसके बाद साउजवान यहाँ पे लिन के साथ अपनी कल्टीवेशन शेयर करते हुए बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ सेट्स ऑफ स्किल और इनेट रियलम के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताने वाला हूँ, जिनको तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जिसके बाद हमें लिन का असली नाम बताया जाता है जो कि होता है यनु। लिन ही बुलाते हैं, वही बढ़िया रहेगा, वैसे भी फैमिली सरनेम यही है। वहीं पे साउजवान को लिन के अंदर बस एक ही कमी दिखाई दे रही थी, वो थी उसकी स्पिरिचुअल लूट्स, जो कि यहाँ पे सिर्फ 15 ही थी। इसलिए वो सिस्टम से पूछता है कि एवरेज पर्सन की जो स्पिरिचुअल लूट्स रहती हैं वो कितनी हो सकती हैं। जिसपे सिस्टम आगे से बताता है कि एवरेज वैल्यू 50 से 60 हो सकती है। जिससे साउजवान को समझ में आ जाता है कि इसीलिए लिन यहाँ पे जो स्किल्स होती है उन्हें तो जल्दी सीख लेती है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होती। अब इसको ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि यहाँ पे साउजवान अपनी पावर को यूज करते हुए फोर्सफुली उसकी बॉडी को क्लीनिंग करे और उसकी स्पिरिचुअल लूट्स को यहाँ पे इनहांस करे और उन्हें बढ़ाए। जिसके बाद साउजवान बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो यहाँ पे लिन की स्पिरिचुअल लूट्स को बढ़ाने लगता है अपनी पावर को यूज करते हुए। हालांकि ये चीज कॉस्ट के साथ में आती है। जिसके बाद लिन जब अपनी आंखें खोलती है तो पोटेंशियल रियलम की एकदम पीक पे थी और साथ में ये साउजवान से पूछती है क्या तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल किया मेरी यहाँ पे पावर बढ़ाने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि जब भी कोई इस टेक्निक का यूज करता है तो फिर इससे यहाँ पे जो अपनी पावर को देता है उसे बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है अपनी कल्टीवेशन लूज करने का। यहाँ तक कि एक रियलम भी ड्रॉप हो सकता है और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल लूट्स भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो सकती हैं। हालांकि साउजवान को कौन सा फर्क पड़ता है, भाई के पास सिस्टम है, वो जितना देगा उससे दुगना सिस्टम उसे देगा, इसीलिए वो बोलता है मैं भला चंगा सी। हम लोग देखते हैं कि सिस्टम उसे बताता है कि तुमने यहाँ पे अपने डिसेबल को 100 दिनों की कल्टीवेशन दी है, जिसके बदले में मैं सिस्टम तुमको यहाँ पे 500 दिनों की कल्टीवेशन देता हूँ। देखा, इसके लिए यहाँ पे पावर शेयर करना श्राप नहीं बल्कि वरदान है। इसलिए वो साउजवान से कहता है कि मैं इतना बुरा टीचर हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको ऑफिशियली यहाँ पे अपने डिसेबल बनाया है, तो फिर मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल स्टोन को दे देता है जो वो एल्डर वैंग से चुरा के लेके आया था। तो फिर लिन का चेहरा ही बता रहा है कि ये कितना खुश हो गई है इतना पैसा देख के। हालांकि सिस्टम यहाँ पे साउजवान को उसका दुगना दे देता है। जिसके बाद साउजवान इसी तरीके से यहाँ पे लिन को और भी कई सारे टेक्निक देता है और इतने सभी कल्टीवेशन टेक्निक देने के बाद में उसे यहाँ पे इन सभी टेक्निक्स का 20 गुना मिल रहा था। वो सारा माल सिस्टम से लेने के बाद में वो लिन से कहता है कि वो 3 दिनों के लिए सर्कुलेशन के अंदर जाने वाला है और तब तक लिन को यहाँ पे उसे गार्ड करना पड़ेगा। जिस पे लिन फुल मोटिवेट होकर यहाँ पे साउजवान से बोलती है कि वो उसको यहाँ पे अपनी जान से भी ज्यादा गार्ड करेगी। साउजवान उससे कहता है कि इतना भी गार्ड नहीं करना है, नॉर्मल ही बिहेव करो और जो मैंने तुम्हें दिया है उसके ऊपर जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम लोग साउजवान को देखते हैं जो कि अपनी रिवॉर्ड्स को कर रहा था। रिवॉर्ड्स के अंदर उसको यहाँ पे 4th लेवल की एक ग्रेट रिफाइंड पिल मिली थी जिसको सिर्फ नासेंट सोल रियलम के कल्टीवेटर ही रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसके सेक्ट के अंदर भी कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इस पिल को रिफाइन कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया चीज उसे सिस्टम की तरफ से ये लगी थी कि उसको यहाँ पे टॉप नॉच की हेवन ग्रेड शॉट कंट्रोल टेक्निक मिल गई थी और ये टेक्निक का मुकाबला यहाँ पे टॉप इंपीरियल शॉट टेक्निक के बराबर का है, क्योंकि ये शॉट टेक्निक यहाँ पे एक उंगली से भी चल सकती है। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही में यहाँ पे साउजवान को ये शॉट भी मिली थी जो कि यहाँ पे सॉफ्ट अर्थ ग्रेड की शॉट थी जो कि उसे इनविंसिबल बना देती है। जिसके बाद वो यहाँ पे शॉट की पावर को चेक करता है टेक्निक के साथ में, तो वो इजीली एक बहुत बड़ी चट्टान को यहाँ पे तोड़ देती है। और फिर साउजवान अगर पावरफुल शॉट्स को यहाँ पे कलेक्ट करेगा तो फिर उसकी टेक्निक की पावर भी यहाँ पे बढ़ेगी। जिसके बाद साउजवान कल्टीवेट करने के लिए अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉगमैंग सेट के ट्रेडिंग मार्केट को देखते हैं जहाँ पे हम लोग साउजवान के 2 डिसेबल्स को देखते हैं, जिसपे डिसेबल नंबर 5 और 2 था। और पीछे से कैसे रिलेट की यहाँ पे साउजवान के बारे में बात कर रही थी कि हमने सुना है कि वो यहाँ पे अपने डिसेबल्स को कल्टीवेशन देने के साथ साथ अपने टेक्निक्स भी देता है और ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश थी। इनको भी यहाँ पे 7th पीक का डिसेबल बनना था।
वही बिल्ली अपने मन के अंदर सोचता है कि साउजवान बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, वो अपने टेक्निक्स को बिल्कुल भी यहाँ पे यंग स्लेव को नहीं देने वाला है। वो पे वैंग जिन लड़कियों से चिपका हुआ था वो भी उससे पूछते हैं कि तुम भी तो यहाँ पे उसके एक डिसेबल हुआ करते थे ना, तुम्हें क्या कुछ भी नहीं मिला? जिस पे वैंग आगे से कहता है कि उस हरामी के पास देने को कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बस अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। और वोली से पूछता है कि तुम भी यही सोचते हो ना? जिस पे वो बोलता है कि हाँ, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग सेकंड डिसेबल हॉरन को देखते हैं और उसे इन सभी बातों के अंदर दम लग रहा था, क्योंकि इसने सुना था कि एल्डर वैंग भी यहाँ पे साउजवान का मुकाबला नहीं कर पाए हैं और उसने यहाँ पे गोल्डन कोरियलम के अंदर ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। इसलिए हॉरन फैसला करता है कि वो खुद जाके चेक करेगा कि ये बातें सच है या नहीं। इसके बाद हम लोग साउजवान की पीक को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए यहाँ पे सेक्ट लीडर का सबसे बड़ा डिसेबल आता है, जिसका नाम यहाँ पे येसी था। और वो यहाँ पे ये बताने के लिए आया था कि कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पे सेक्ट कंपटीशन होने वाला और सभी पीक मास्टर्स को यहाँ पे अपने अपने डिसेबल भेजने पड़ेंगे कंपटीशन के दौरान में। जिसके बाद वो आगे से माफी मांगते हुए ये भी कहता है कि बढ़िया यही रहेगा कि लिन को वहाँ पे ना ही भेजा जाए, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा खराब है और वो कंपटीशन के अंदर सिर्फ मार ही खाएगी और कुछ भी नहीं। जिस पे लिन को ऑफकोर्स गुस्सा आता है और साउजवान भी आगे से बोलता है तुम चश्मा लगवा लो भाई, तुम्हारी आंखें खराब है। लिन कुछ दिनों पहले यहाँ पे ऑर्डिनरी डिसेबल हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी कल्टीवेशन कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और जिस हिसाब से वो कल्टीवेट कर रही है, कुछ ही दिनों के अंदर वो यहाँ पे येसी को भी टक्कर देने लगेगी। येसी को बिल्कुल भी इस चीज को यकीन नहीं होता। वो आगे से कहता है मजाक कर रहे हो क्या अंकल? जिसपे साउजवान लिन से कहता है जलवा दिखाओ यार तुम अपना। जिसपे लिन आगे से यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को दिखाती है, तो फिर यहाँ पे येसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि 3 दिनों के अंदर ही ये पोटेंशियल रियलम की पीक स्टेज पे कैसे चली गई। वहीं पे हम लोग हॉरन को भी देखते हैं जो कि झाड़ियों से ये सब कुछ देख रहा था। जिसके बाद साउजवान यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि सब कुछ पॉसिबल है बेटा जी, तुम जाओ यहाँ से। और लिन उसे चिढ़ा रही थी। वहीं पे हॉरन को समझ में आ जाता है कि लिन अपने बलबूते पे इतनी जल्दी कल्टीवेट तो कर नहीं पाएगी। साउजवान ने पक्का यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को उसके अंदर ट्रांसफर किया है और इसको भी यहाँ पे लेनी देने का असर पता था कि जब भी कल्टीवेशन दी जाती है तो फिर यहाँ पे सामने वाले की कल्टीवेशन भी बहुत ही बुरी तरीके से असर करती है। इसलिए ये सोचता है क्यों ना इसी बात का फायदा उठा के इसको हमेशा के लिए मिटा ही क्यों ना दिया जाए। जिसके बाद ये भागते हुए सीधा यहाँ पे थर्ड पीक मास्टर के पास जाता है, जिसका नाम मैंग है। एल्डर मैंग आगे से कहते हैं कि साउजवान ने यहाँ पे जितनी भी कमाई वैंग से ली थी उसको यहाँ पे अपने डिसेबल के ऊपर दान दे दिया, जिस कारण वो कमजोर है और यही सबसे बढ़िया समय है उसके ऊपर हमला करने का। जिसपे हॉरन आगे से कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा और यही सबसे सही समय है। जितने भी रिसोर्स उसके पास पड़े हुए हैं वो सब कुछ आप हथिया लेना। जिसपे एल्डर मैंग उसे कहता है कि अगर वो लोग इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो उसको यहाँ पे अपना डायरेक्ट डिसेबल बना लेगा। वहीं पे हम लोग साउजवान और लिन को देखते हैं और ये अभी भी लेने देनी कर रहे थे। अपनी कल्टीवेशन को लिन के अंदर ट्रांसफर कर रहा था साउजवान, ताकि वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सके। वहीं पे लिन भी फुल तरीके से मोटिवेटेड थी क्योंकि उसे येसी की गुद्दी जो तोड़नी थी। हालांकि साउजवान को पता था कि येसी भले ही बिगड़ा हुआ बच्चा है लीडर की गलती की वजह से, यानी कि मूवट है, लेकिन वो यहाँ पे गलत नहीं था जब उसने यहाँ पे लिन के बारे में बोला था कि उसे कंपटीशन के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको मार मार के सुअर बना देंगे वो लोग। लेकिन साउजवान अपनी कल्टीवेशन को लिन को दे रहा है, तो फिर कंपटीशन के दौरान में लिन को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वहीं पे साउजवान के पास अभी भी 4th लेवल के पील है, उसने अभी तक इसे खाया नहीं है क्योंकि ये आगे काम देगी। इसके बाद साउजवान उसी बिल का यूज करते हुए यहाँ पे लिन के अंदर अपनी कल्टीवेशन ट्रांसफर करने लगता है। हालांकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल होती है, लेकिन लिन को ये झेलना ही था क्योंकि उसे यहाँ पे ताकतवर बनना है। वहीं पे लिन के साथ साथ यहाँ पे साउजवान की पावर बढ़ती है, उसे भी 4 सुंदरों की कल्टीवेशन मिलती है और साथ ही में उसकी जो टेक्निक थी वो भी यहाँ पे लो ग्रेड की हो जाती है अपग्रेड होके, जिससे साउजवान दोबारा यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब वो गोल्डन कोर रियलम के 6th लेवल पे था। वहीं पे लिन ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब वो ब्रेक थ्रू करके नीड रियलम की 1st लेवल पे आ गई थी। साथ ही में उसकी स्पिरिचुअल लीड्स अब यहाँ पे 85 हो गई थी, 15 से डायरेक्ट 85। वहीं पे साउजवान यहाँ पे लिन से कहता है कि कंपटीशन के दौरान में तुम येसी की कुद्दी दबोच देना और अच्छे से कूट देना उसको, जिसके बाद में तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जीनियस के अंदर लेके जाऊंगा और भी ताकतवर लोगों से चैलेंज करवाने के लिए। उतने में इन लोगों को बाहर से आवाज आती है जहाँ पे कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि तुम्हारा डिसेबल मरने वाला है, जब ये तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल के हीलिंग हर्ब लेके आ रहा था, बाहर आके देख तो लो। वो लिन काफी ज्यादा हैरान थे कि उसके अलावा यहाँ पे साउजवान का कौन सा डिसेबल है। इसके बाद वो लोग जब दरवाजा खोलते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे एल्डर मैंग और हॉरन दिखाई देता है। वहीं पे हॉरन को ऐसे लेके आए थे कि जैसे मरने ही वाला है ये बंदा, और इसके हाथों में यहाँ पे हीलिंग हर्ब थी। जिसके बाद हॉरन वो हीलिंग हर्ब दिखाते हुए कहता है कि मैं आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रैगन ब्लड हर्ब ले आया। जिस पे लिन आगे से कहती है हरामी, तूने 2 दिनों पहले ही यहाँ पे 3rd पीक को ज्वाइन किया है, अब यहाँ पे क्या लेने के लिए आया हुआ है। जिस पे हॉरन नौटंकी करते हुए बताता है कि वो तो ये जानबूझ के किया था ताकि वो यहाँ पे 3rd पीक से मदद ले सके ये हीलिंग हर्ब ढूंढने के लिए और अपने मास्टर की जान बचा सके। जिस पे एल्डर मैंग भी आगे से यहाँ पे कहते हैं कि हॉरन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारे लिए हर्ब लेके आई है, कम से कम थोड़ा तो इसको ग्रेटिट्यूड दिखा दो। एल्डर मैंग भी आगे से कहते हैं ये मेरे दरवाजे पे 3 दिनों तक पड़ा रहा, तब मैंने इसकी मदद की। लिन आगे से भड़की हुई थी, वो अंडरस्टैंड कुछ भी बोले जा रही थी, तो साउजवान उससे कहता है यार मुझे हैंडल करने दो यार, ये सब बुद्धिजीवी है, इनके साथ बुद्धि से ही खेलना चाहिए। जिसके बाद वो हॉरन से कहता है कि तुमने यहाँ पे पहले ही 3rd पीक को ज्वाइन कर लिया है, तो फिर यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें मेरी पीक में दोबारा वापस आना है क्या? जिसपे हॉरन साफ मना कर देता है ये कहते हुए कि यहाँ पे उसने धोखा दिया है तो उसका डिसेबल दोबारा कैसे बन सकता है, लेकिन ये हर्ब आप ले लो। पीछे से ये लोग कह रहे थे कि इसने अपनी जान खतरे में डाली है हर्ब पाने के लिए और इसके कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है, इसको रिकवर करने के लिए कम से कम 4th लेवल की पील लगेगी।
की तो फिर एल्डर सॉजुआन तो ये कर ही सकता है ना अपने डिसाइपल के लिए। जिसपे हॉरन आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उतने में सॉजुआन लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है और कहता है कि वो ठीक ही कहाँ हुआ है, उसे तो ये ड्रैगन ग्रास की जरूरत ही है अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। लिन भी आगे से इसमें हाँ बोलती है कि हाँ भैया ये तो अभी मरने ही वाले थे, अभी इनको मसाज दी है। जिसपे इन चारों की फटी, क्योंकि ग्रास और यहाँ पे 4th लेवल पिल दोनों की वैल्यू मतलब सब बराबर ही है। जिससे हॉरन अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो कम से कम पिल ही मिलेगी, इसके बदले में इसको लॉस नहीं समझा जाएगा। इतने में ये ठीक था, लेकिन ये तभी बोल देता है कि उसकी जिंदगी खराब ही है और वैसे भी उसे पिल की जरूरत नहीं है। तो हॉरन आगे से कहता है ऐसा क्या, जिसके बाद वो तुरंत ग्रास लेता है और यहाँ पे लिन को दे देता है, कहते हुए इसको तुम अच्छे से पीस के स्टू के अंदर डालना, चिकन खाएंगे हम लोग। वो सिस्टम इस ग्रास को यहाँ पे ट्रिपल कर देता है, बेसिकली 5 दे देता है। उतने में हॉरन और भी ज्यादा नौटंकी करने लगता है कि इसके प्राण निकलने ही वाले इसके शरीर से। तो फिर वो सभी लोग सॉजुआन के ऊपर पीयर प्रेशर बनाने लगते हैं और एल्डरमैन तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें लोगों को लोल मॉडल होना चाहिए, लोल मॉडल, LOL लोल मॉडल। अगर ये बात सभी लोगों को पता चल गई कि इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है तो फिर क्या कोई इसे यहाँ पे अपने डिसेबल बनाएगा। उतने में सॉजुआन आगे बढ़ता है कि ऐसी बात है क्या, मैं तुम्हें पिल तो नहीं दे सकता लेकिन कम से कम तुम्हारी चोटों को तो ठीक कर सकता हूँ अपनी कल्टीवेशन की मदद से। जिसपे एल्डरमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन के अंदर सोचता है कि तुम जैसे इसकी चोटों को ठीक करोगे अपनी कल्टीवेशन के यूज करते हुए, हम तुम्हारी चोटों को और बढ़ा देंगे। इसके बाद सॉजुआन हॉरन की चोटों को यहाँ पे ठीक करना शुरू करता है, लेकिन किसी गलत तरीके से। बेसिकली वो हॉरन की चोटों को ठीक करने उन्हें और भी ज्यादा खराब कर रहा था, जो थी भी नहीं। इस वजह से हॉरन काफी ज्यादा दर्द में चीखने लगता है। बाकी जो डिसेबल्स को उसकी चिंता होती है तो एल्डरमैन आगे से कहते हैं नहीं नहीं ये नॉर्मल प्रोसेस है, जब यहाँ पे फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है पावर बढ़ाने के लिए तो फिर कल्टीवेशन लेने वाले को दर्द होता ही है। लेकिन यहाँ पे हॉरन को पता था कि उसकी कल्टीवेशन नहीं बढ़ रही, बस कि उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसकी हर एक मसल और मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करते हुए। वो फिर ये दर्द में चीख भी नहीं सकता था और नहीं यहाँ पे एल्डरमैन से मदद के लिए बोल सकता था। वो तो उसे थम्स अप दे रहे थे कि काम हो गया लल्ला। जिसके कुछ मिनटों के बाद हम लोग देखते हैं कि हॉरन का काम हो गया था हमेशा के लिए, बस थोड़ी सी जान बची हुई थी जो कि बस लटकी हुई है और ये कभी भी गिर सकती है। सॉजुआन उन लोगों से कहता है कि इसका काम हो गया, तुम लोग इसको ले जाओ, मैं चला अपने रास्ते। जिसके बाद उन्हें नौटंकी करते हुए कहता है कि लिन सहारा दो भाई, थक गया हूँ इतना सब करके। वहीं पे एल्डरमैन को जैसे ही लगता है कि यहाँ पे सॉजुआन का तेल खत्म हो गया है तो वो जल्दी से यहाँ पे उसके ऊपर एक पावरफुल हमला करते हैं। सॉजुआन को पहले से इस बारे में पता था, वो जल्दी से काउंटर अटैक करता है और ऑफ कोर्स सॉजुआन की कल्टीवेशन यहाँ पे एल्डरमैन से काफी ज्यादा थी तो वो इजीली यहाँ पे उन्हें ओवर पावर कर देता है और पावरफुल पाम अटैक करके उन्हें दूर फेंकता है और एल्डरमैन की फटके 4 हो जाती है, खून की पिचकारी मारते हैं वो और धड़ाम से दूर जाके गिरते हैं। और सॉजुआन यहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि चिकन की तंगड़ी लूंगा मैं और तुम उसकी यहाँ पे बाई तंगड़ी लेना। उतने में हॉरन उन दोनों से कहता है न्योता निकालो क्या बे तुम लोगों के लिए, कुछ हमला करो उसके ऊपर। इस पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। वहीं पे एक बंदा अपने पास से हिडन वेपन को बाहर निकालता है जिसको इन लोगों ने पता नहीं कहां से लिया था और इस वेपन को यूज करने के लिए स्पेशल टेक्निक लगती है जो कि हवा में जाने के बाद में गायब हो जाते हैं। और एल्डरमैन ने साफ बोल दिया था अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर इनका इस्तेमाल करना। इसके बाद वो डिसेबल इसी का यूज करते हुए यहाँ पे सॉजुआन के ऊपर हमला करता है, लेकिन सॉजुआन इजिली उन्हें यहाँ पे डॉज कर लेता है और पता नहीं शायद से इनके अंदर पॉइजन था क्योंकि ये पूरी लकड़ी ही पिघला देते हैं। वहीं पे सॉजुआन हमें बताता है कि लगातार पिल खाने की वजह से उसकी एसिडिटी तो बढ़ी ही है, लेकिन साथ ही में उसके यहाँ पे जो सेंसर्स है वो भी एनहांस हो गए हैं, तो उसके लिए किलिंग इंटेंट को देख पाना और इस तरीके के अटैक्स को डॉज कर पाना बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद ये दोनों दोबारा हमला करने को आगे बढ़ते हैं क्योंकि सॉजुआन ने वो वाला डॉज कर लिया था। बाय द वे ये दोनों अभी के लिए इनविजिबल है, इसलिए यहाँ पे सॉजुआन यहाँ पे लिन से कहता है कि दाहिनी तरफ हमला करो खास टेक्निक का यूज करते हुए। लिन बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो दाहिनी तरफ यहाँ पे उन टेक्निक का यूज करती है तो वो इजिली उन सभी नीडल्स को यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है और सॉजुआन ने उसे यहाँ पे एक और शॉर्ट टेक्निक सिखाई थी तो फिर उसके रिवॉर्ड में उसे यहाँ पे डिसेबल के लिए खास तरीके का शॉर्ट इंटेंट आर्मर मिलता है। बेसिकली लिन ने इस टेक्निक को काफी अच्छे से सीख लिया, इसलिए सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड दिया, जिससे इन दोनों की फटी क्योंकि वो यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इन लोगों ने शॉर्ट इंटेंट को सीखा नहीं। लिन ने यहाँ पे इनेट लेवल पे ही उसे सीख लिया। वहीं पे वो लोग हॉरन को देखते हैं जो कि रिंग के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो फिर उनसे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो कीचुए की तरीके, तेज भाग भी नहीं पाओगे, जितने सेकंड में मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास में। इसके बाद वो हॉरन से कहती है कि तुम्हारा घड़ा भर चुका है, ड्रम भी नहीं लगा सकते तुम नीचे, वो भी भर चुका है, अब तुम्हारा बंटा धार है आज। इसके बाद वो हॉरन के ऊपर अटैक करती है और उसे 20 से 2 हिस्सों में चीर देती है, जिससे हॉरन का खेल यहीं पे ही खत्म हो जाता है। वो भी इतने एल्डरमैन को लेके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी ये दोनों उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो ये लोग लिन से कहते हैं कि पास ना हमारे, हम लोग यहाँ पे 3 है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और गोल्डन कोर रियलम पे, तो हमसे जीत नहीं पाओगी। उतने में इनमें से एक डिसेबल बोलता है कि तुम उसके पीछे नहीं देख रहे क्या, कौन खड़ा है, तुम्हें लगता है कि हम लोग उसके खिलाफ जीत भी पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सॉजुआन से कहती है कि तुम इनकी चिंता ना करो, मैं इनको हैंडल कर लूंगी। लेकिन सॉजुआन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ आज, कभी कभी मौत जीने से ज्यादा आसान हो जाती है। जिससे ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि सॉजुआन यहाँ पे एल्डरमैन तो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो एक एल्डर है, लेकिन डिसेबल्स के साथ तो कुछ कर सकता है ना। वे डर के मारे पैंट गिली कर देते हैं और सॉजुआन से बोली रहते कि पास ना आना, तो सॉजुआन आगे से कहता है इसके लिए देर हो चुकी है बालक। इसके बाद हम लोग सॉजुआन और एल्डरमैन को डायरेक्ट लीडर के पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ पे सॉजुआन सेक्ट लीडर को इन सभी सिचुएशन के बारे में बता रहा
रहा था कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सॉजवान और उसकी डिसेपल ने डिसेपल हॉरन को मार उड़ाया और साथ में यहाँ पे एल्डरमैन के जो 2 डिसेपल्स थे उनकी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से क्रिपल कर दिया। इसलिए लीडर इस बात को समझेंगे और यहाँ पे जो दोषी है उसे यहाँ पे सजा देंगे। लीडर को साफ पता था कि सॉजवान ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ साबित कहाँ कर सकते हैं। सेक्ट लीडर आगे से कहते हैं कि गद्दार भले ही मारा गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ अवशेष रह गए हैं और वो लोग बार बार इस तरीके से सेक्ट के रूल को भी नहीं तोड़ सकते। जिसपे सॉजवान तो आगे से कहता है कि हाँ, आप रूल्स को फॉलो करिए भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उतने में एल्डरमैन आगे से कहता है कि तुम यहाँ पे इतना बायस्ड कैसे हो सकते हो। बायस्ड का मतलब होता है किसी खास को फेवर करना और किसी दूसरे को ना करना, बेसिकली भेदभाव एक तरीके से। एग्जांपल के लिए तुम किसी पॉलिटिशियन को ले सकते हो। अगर पॉलिटिशियन अपनी फैमिली और यहाँ पे नॉर्मल लोगों के साथ में भेदभाव करता है तो फिर उसको बायस्ड बोला जाएगा। और यही बात एल्डरमैन कह रहे थे कि यहाँ पे सेक्ट लीडर यहाँ पे सॉजवान को फेवर करते हैं और बाकी लोगों को इग्नोर। इसने यहाँ पे पूरी तरीके से सेक्ट की रूल्स की धज्जियां उड़ा रखी है। इसने मेरे डिसेपल्स को मारा, मैं तो यहाँ पे अच्छे इंटेंशन से उसके पास गया था। इसको सेक्ट के रूल के हिसाब से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिसपे सॉजवान एल्डरमैन को यहाँ पे घूरते हुए कहता है कि तुम अच्छे इंटेंशन से आए थे, हॉरन को तुमने अपने डिसेबल बना लिया था, तो फिर उसके जीना और मरना मेरे हाथों में कैसा हुआ? उन सभी चीजों के जिम्मेदार तो तुम ही थे ना, तो फिर उसको मेरे घर पे लाने का क्या ही मतलब हुआ? इसके बाद वो रूल्स को इसी तरीके से तोड़ मरोड़ के यहाँ पे सेक्ट लीडर को बीच में ले आता है, ये बोलते हुए कि यहाँ पे किसी भी सेक्ट में जाने से पहले सेक्ट लीडर को बताना पड़ता और तुमने उनसे परमिशन नहीं ली, जिससे अब लीडर की फटी तो साला मुझे बीच में ले आया। इसलिए वो दोनों से कहता है कि चुप करो तुम। जिसके बाद वो यहाँ पे सॉजवान के फेवर में ही यहाँ पे इंसाफ देता है, ये कहते हुए कि सॉजवान ने सब कुछ अपने हिसाब से किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। और एल्डरमैन को यहाँ पे 30 दिनों के लिए कोड़े खाने की सजा मिल जाती है और सीधा एक अनजान पड़ी हुई छत पे। इसके बाद यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और एल्डरमैन को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पे एल्डरमैन के तरीके ही बोलता है कि अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया ना, मैं इंसान नहीं हूँ। हाँ, वो तो तुम नहीं हो। इसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि बड़े आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। उतने में यहाँ पे सॉजवान आता है तो लिन उसे जाके चेक करते हैं और उसे पूछती है कहीं लीडर ने तुम्हें पनिशमेंट तो नहीं दी? सब कुछ मेरी ही गलती थी, मैं तुम्हारे बदले में पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। तो सॉजवान उसे कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगा भाई, अब ये बात अच्छे से सुनो, चाहे वो ट्रेटर हो, चाहे गुद्दा हो, चाहे पुद्दा हो, कोई भी हो, तुम्हें जो भी करना है करो, सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जिस पे लिन इमोशनल हो जाती है क्योंकि अभी तक वो पूरी तरीके से अकेली थी और उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे उसे रिस्पेक्ट देती है। वो फिर सॉजवान को समझ में आ जाता है कि ये कुछ तो बोलना चाहती है जो कि छुपाई हुई है। तो सॉजवान उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो फिर तुम बोल सकती हो। तो फिर लिन उसे बताती है कि उसका असली नाम यहाँ पे लिंजी है और वो यहाँ पे लिन फैमिली की डॉटर है, डिसेंडेंट है, जो कि यहाँ पे साउथ वेस्ट से आई है। क्योंकि सॉजवान को ये वाली बात नहीं पता थी तो वो भी हैरान था कि लिन यहाँ पे लिन फैमिली से है, क्योंकि लिन फैमिली जानी मानी मार्शल आर्ट्स फैमिली है। लेकिन 10 साल पहले लिन फैमिली के साथ कुछ तो हुआ था और उनकी पूरी फैमिली ही इनहेलाइट हो गई थी, यानी खत्म हो गई थी। तो फिर लिन यहाँ पे सॉजवान को बताती है कि 10 सालों पहले लिन फैमिली को उनकी ही इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्टोन की एक गुफा मिली थी, बेसिकली माइन। स्पिरिचुअल स्टोन की रिसोर्स इतने ज्यादा थे कि यहाँ पे लिन फैमिली रातों रात ही हॉर्म एक्सेट जितनी स्ट्रॉन्ग बन सकती थी। लिन फैमिली के हेड यानी कि लिन के फादर को पता था कि अगर ये बात बाहर चली गई तो फिर यहाँ पे उनकी फैमिली के ऊपर बहुत बड़े डिजास्टर्स आ सकते हैं। बेसिकली रिसोर्स किसे नहीं चाहिए, एग्जाम्पल तुम चील का ही ले लो, अब तुम समझ गए होगे। लेकिन जो यहाँ पे लिन का अंकल था वो यहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था इस चीज से, इसलिए उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लो यान सेक्ट को बेच दी, क्योंकि जो यहाँ पे रिसोर्स का बंटवारा हो रहा था वो उसे सेटिस्फाई नहीं था। स्पिरिचुअल मैन को हरियाने के चक्कर में लो यान सेक्ट ने यहाँ पे पूरी तरीके से लिन फैमिली को मास्कर कर दिया और जितने भी फैमिली मेंबर थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसी वजह से सर्वाइव कर पाए क्योंकि उसके फादर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो इसी प्रोसेस में मारे गए। इसके बाद वो लिन फैमिली से भाग गए, लेकिन तभी कुछ बैंडिट्स ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद जो भी पैसे थे उन्हें लूट लिया और उसे स्लेवरी के अंदर डाल दिया। इसके बाद सॉजवान ने यहाँ पे उसे खरीद लिया था और अपने साथ ले गया था, तब से वो यहाँ पे उसी के साथ थी। यानी कि लिन सॉजवान के साथ काफी लंबे अरसे से, कई सालों से। इसलिए लिन काफी ज्यादा रोता है, ये कहते हुए कि जब तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही परेशान कर रहा था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पता भी नहीं था कि तुमने इतना ज्यादा सफर किया है, इसलिए साला तुम्हें उन गद्दारों से इतनी ज्यादा नफरत होती है। इसके बाद वो लिन से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बदला लूंगा। तुमने यहाँ पे लॉ यून सेट को बोला ना, मैं उनकी धज्जियां उड़ा दूंगा, एक साथ बदला लेंगे हम उनसे। लेकिन लिन यहाँ पे चिपकते हुए रोते हुए बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम बस पीसफुल लाइफ जियो, तुम्हें बदला लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसपे सॉजवान उससे कहता है कि ऐसा काहे बोल रहे हो भाई, डिप्रेसिंग एकदम, फ्यूचर लिमिटलेस है हमारा, सोना उगलेंगे हम लोग, तो बस तुम देखे जाओ। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे लो यून सिटी के बाहर वाले इलाके का होता है, जहाँ पे हम लोग 2 डिसाइपल्स को देखते हैं और ये हॉन्गमैंग सेक्ट के ही डिसाइपल्स हैं और इनके ऊपर किसी ने यहाँ पे हमला कर दिया था इनको लूटने के लिए। फीमेल का नाम यहाँ पे लेकिंग जुआन है और लड़के का नाम बाई लॉ री है। बाद में इनके ऊपर जिसने भी हमला किया था वो यहाँ पे मून एंड सेक्ट घोस्ट सेक्ट का कोई था, जो कि उन लोगों से कहता है कि चुपचाप जितना भी पैसा है सब कुछ हमारे हवाले कर दो, तो फिर बहुत ही अच्छी मौत मिलेगी। जिसके बाद वो इनके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता, उससे पहले हेलेन यहाँ पे अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए बुड्ढे के ऊपर हमला करती है और उसे पीछे ढकेल देती है। और बुड्ढा जिंदा सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि लिन का निशाना अभी भी ठीक नहीं है। सॉजवान उससे कहता है कि प्रैक्टिस करो और थोड़ा धीरे से निशाना लगाया करो, इस तरीके से जल्दबाजी में निशाना नहीं लगता है। जिसके बाद हम लोग बूढ़ों को देखते हैं और ये अपनी शॉट को चाटते हुए बोलता है कि तुम मुझे कंपनसेट कैसे करोगी, तुमने मेरा निशाना चुका दिया, बूढ़ो जेब कट जाएगी, इतनी जल्दी हील
हील भी नहीं होगी, टाइम लगेगा उसे ठीक होने में, जिसके बाद सिर्फ चीनी चाटना वही तुम्हें अच्छी लगेगी। कैटलिन उसके ऊपर यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल तरीके से हमला करती है अपनी शॉट के साथ में, जिसको यहाँ पे बुड्ढा इजिली डिफ्लेक्ट कर देता है उसकी शॉट को हवा में फेंक के। उससे कहता है इतना ही दम है क्या, फालतू में तुम 2 लाइनें मार रही थी। तो फिर ये दोनों भी लिन के लिए घबरा जाते हैं। उतने में ही लिन आगे से यहाँ पे उसी शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि यहाँ पे साउजवान ने उसे सिखाई थी, जिसके बाद वो आसमान से कई सारी शॉट्स को नीचे बरसा देती है और बुढ़ो उसी के अंदर ही फंस जाते हैं और निपट जाते हैं। और बुढ़ो के मरने के बाद में उन्हें धन दौलत से क्या ही मतलब, इसलिए लिन उसका सारा जो सामान था वो चुरा के साउजवान के पास ले आते, कहते बुड्ढे के पास यही माल था और कुछ भी नहीं है। तो साउजवान उससे कहता है कि ये तुम रख लो। खैर इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें शुक्रिया बोलते हैं और ये भी बता देते हैं कि वो दोनों यहाँ पे एल्डर ज़ोज़ुआन के डिसाइपल है, बेसिकली सेकंड पीक के डिसाइपल है ये दोनों। और वो लोगों से यहाँ पे उनके नाम पूछते हैं। तो फिर सेकंड पीक की जो मास्टर है उनका रिलेशनशिप यहाँ पे साउजवान के साथ में काफी ज्यादा अच्छा है, तो वो उन्हें सीनियर सिस्टर बुलाता है। तो वो दोनों से कहता है कि अच्छा तुम सीनियर सिस्टर के डिसाइपल हो, जिसके बाद वो यहाँ पे लिन से उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और उनसे पूछता है कि बस ये बता दो कि इस घने जंगल में तुम क्या लेने के लिए आए थे, वो भी सेक्ट से इतना दूर, चक्कर तो नहीं चल रहा ना तुम दोनों का कि साला तुम दोनों के पीछे सन एंड मून घोस्ट सेक्ट पड़ गया। जिस पे वो दोनों आगे से बताते हैं कि ये हमसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं, इनका कुछ पुरानी रंजिश है हमारे सेक्ट के साथ में। बाद में ये लोग हमारे पीछे सिर्फ इस प्लांट के पीछे पड़े हुए थे जो कि लो ग्रेड 1000 ईयर ओल्ड हार्टलेस ग्रास है। बाद में इस तरीके की हर्ब भी यहाँ पे ग्रेड्स के अंदर आती है, वही ह्यूमन, मिस्टिकल, अर्थली, हेवनली एंड इमॉर्टल। वो दोनों बताते हैं ज्यादातर इस ग्रास का इस्तेमाल यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। इसलिए जब ये लोग ऑक्शन से इस मेडिसिन को खरीद के लेके आ रहे थे तो फिर सब साहब बुड्ढे ने इन लोगों को देख लिया होगा और वो तब से इन लोगों का पीछा कर रहा था मेडिसिन के लिए। क्योंकि एल्डरसाउ ने इन लोगों की यहाँ पे जान बचाई है तो वो लोग ये मेडिसिन उसे दे देते हैं यहाँ पे रीपेमेंट के तौर पे। साउजवान उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को भी इसकी जरूरत होगी, तुम लोग यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बना रहे थे ना अपने आप को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, तो फिर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। इस पे वो दोनों आगे से बताते हैं कि उन्हें हमेशा से यही सिखाया गया है कि काइंडनेस को हमेशा ग्रेटफुल के तरीके मानो और एनिमीज के ऊपर रिवेंज लो, और क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे काइंडनेस दिखाई है तो फिर वो लोगों से पक्का यहाँ पे ये देंगे। साउजवान लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने सीनियर सिस्टर का नाम ऊंचा कर दिया, मैं ये चुपचाप अपने पास रखे ले रहा हूँ, लेकिन जब पिल बनाऊंगा तो फिर पिल मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा। लेकिन तभी साउजवान को पता चलता है कि इनके साथ और भी कई लोग हैं, तो वो उन लोगों से कहता है लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाना चाहूंगा, जब भी तुम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो हमेशा उसे जड़ से करो। जिसके बाद वो पीछे की तरफ हमला करता है अपनी स्पिरिट शॉट का यूज करते हैं, तो वो एक पेड़ काटती है और उसके पीछे से यहाँ पे ये दोनों बाहर निकलते हैं जो कि खुद को कुछ ज्यादा ही काड़ा समझ रहे थे। वह पे ये दोनों काफी ज्यादा हैरान थे कि इन लोगों को सिर्फ बुड्ढे के बारे में पता था, इन दोनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वह पे जो लड़की थी वो पे साउजवान को हल्की मिल रही थी, ये कहते हुए कि तुम गोल्डन कोर के सिर्फ फर्स्ट लेवल पे हो, इसके बावजूद खुद को हीरो समझ रहे हो, क्योंकि इन दोनों की कल्टीवेशन गोल्डन कोरियलम 4th और 5th स्टेज थी, इसलिए ये खुद को यहाँ पे ऊंचा समझ रहे थे। वो तो हमें पता है कि बंदा 6th लेवल पे है। साउजवान को इन दोनों के बारे में अच्छे से पता था क्योंकि ये दोनों सन एंड मून घोस्ट सेक्ट के फेमस 2 एल्डर्स हैं, जिनको यिन और यांग डेटीज भी बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों के स्किल्स एक साथ काम करने पे ये काफी ज्यादा सक्सेस रेट अपना बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास सोल रिट्रीविंग स्किल्स है जो कि किसी जिंदा को आसानी के साथ मौत के घाट उतार दे। वहीं पे साउजवान ने अपना ऑरा को यहाँ पे कंसील कर लिया था, इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि ये गोल्डन कोर की सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे है। खैर इस मेल वाले का नाम किंग यान है जो कि यहाँ पे साउजवान के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि दिखाओ तुम में कितना दम है। साउजवान उसके चिन वाले अटैक को इजिली डॉज कर लेता है, लेकिन जो अटैक पेड़ के ऊपर लगा था वो यहाँ पे उसे जला दिया था जैसे कि एसिड हो। तो फिर किंग यान आगे से बताता है कि उसकी चेन्स को यहाँ पे हजारों लोगों के खून और की से नहलाया गया है, इसलिए अगर कोई कल्टीवेट नासन सोडियलम पे भी हो तो भी अगर वो उसकी जंजीरों को छू ले तो वो जल के राख हो जाएगा। जिसके बाद वो इसी तरीके से अपनी जंजीरों को बाहर निकालता है और साउजवान के ऊपर लगातार हमला करते रहता है। साउजवान आगे से कहता है कि बस उसे यहाँ पे जंजीरों को खुद को छूने नहीं देना है और वो इसलिए यहाँ पे इस चीज को हैंडल कर लेगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो फीमेल वाली कल्टीवेटर है जिसका नाम बायान है, वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए साउजियन के पैरों को पकड़ लेती है और उसे यहाँ पे हिलने डुलने नहीं देती। इसके बाद बायान यहाँ पे अपने वेपन के बारे में बताती है कि उसके वेपन का नाम मॉर्निंग स्टिक है, जो कि यहाँ पे लोगों को सेक्रीफाइस करने से बनती है और जिसके बाद सेक्रीफाइस हुए लोगों को वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है, बेसिकली उनकी सोल्स को। साउजन उन लोगों से कहता है कि इसलिए तुम दोनों का सक्सेस रेट इतना ज्यादा बढ़िया है, अच्छे से कोऑर्डिनेट जो कर लेते हो अपने अटैक्स को। जिसके बाद वो दोनों अपने अटैक्स को एक साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं और यहाँ पे साउजवान के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। जैसे लिन और वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे साउजवान की चिंता हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे साउजवान अपनी असली कल्टीवेशन को रिलीज करता है और वो यहाँ पे अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर एक साथ हमला करता है। बायान तो अटैक को सीरियसली लेते हैं, लेकिन यहाँ पे किंग यान उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और वो अपनी जंजीरों की मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दोनों अभी भी यहाँ पे इसी हालात में थे कि साउजवान की कल्टीवेशन इनसे लो है। क्या साउजवान की जो शॉट थी वो इजीली यहाँ पे उसके जंजीरों को तोड़ते हुए सीधा उसके मत्थे के अंदर घुसती और उसके पार निकल जाती है, जिससे बायान को समझ में आ जाता है कि भंडादार हो चुका है, भागने का समय, और वो तुरंत यहाँ से भाग लेती है। टिन आगे से बताती है कि मास्टर वो भाग रहे, उसके पीछे जाओ। वह बायान को समझ में आ चुका था कि जो शॉट टेक्निक यहाँ पे यूज की जा रही है और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर की क्वालिटी है वो कुछ ज्यादा ही हाई है। यहाँ पे नासेंट सोल रियलम के कल्टीवेटर की इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, तो भागना उसके लिए ज्यादा
कितना जरूरी है। तो साउजवान उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि भागने के बारे में सोचना भी नहीं। बाइलिन को समझ में आ जाता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है, तो वो यहाँ पे टेक्निक और फॉर्मेशन का यूज करते हुए यहाँ पे उसके पास जितनी भी सोल्स है उन्हें समन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि इस अटैक को ब्लॉक करो। इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद तुम सभी लोगों को मैं आजाद कर दूंगी। लेकिन वो बेचारे घोस्ट जब देखते हैं कि इनको ब्लॉक करने के बावजूद वो चीज रुकी नहीं रही, तो ये पार्टी बदल लेते हैं और उल्टा यहाँ पे बाइयान के ऊपर ही हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो बाइयान को जिंदा ही चबा जाते हैं और हजम कर जाते हैं, जिसके बाद ये आजाद हो जाते हैं और रिकार्नेट होने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे दोनों साउजवान के परफॉर्मेंस को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि साउजवान ने बस 2 मूव्स के अंदर ही यहाँ पे सन एंड मून घोस्ट सेक्ट के 2 एल्डर्स को मार गिराया। कहीं यहाँ पे साउजवान नासन सोलियलम पे तो नहीं है। उतने में हम लोग लिन को देखते हैं जो कि उन दोनों एल्डर्स का जो माल था वो लूट के यहाँ पे ले आती है। साउजवान उससे कहता है तुम तो लूट मार के लेवल पे हाई पे जा चुकी हो, मेरे घर से कितना माल चुराया। खैर साउजवान यहाँ पे लिन से कहता है ये जितना भी माल है तुम इसे अपने पास ही रख लो, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसको देख के ये दोनों काफी ज्यादा जेलस होते हैं कि यहाँ पे साउजवान अपने डिसाइपल को सब कुछ दिए दे रहा है जो उसे मिला है। जिसके बाद लिन यहाँ पे जब उन दोनों एल्डर्स के पाउच को ओपन करती है तो फिर अंदर कई सारे लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन थे, एलेक्सियर थे और साथ ही में कुछ यहाँ पे वेपन्स भी थे। और यहाँ पे लिन दोबारा पूछती है क्या वो ये सब कुछ रख सकती है, तो साउजवान उससे कहता है रख लो भाई, कितनी बार बोलूं। एक ही सिस्टम यहाँ पे उन सभी का दुगना यहाँ पे साउजवान को दे देता है। जिसके बाद तुम लोग भी देख लो यहाँ पे साउजवान को क्या क्या मिला है। 4th लेवल की इमॉर्टल नॉरिसमेंट पिल की अनकोन रिंग, जिसके ऊपर यहाँ पे 15,000 क्यूबिक मीटर का डायमंड लगा हुआ है। साथ ही में वही हरियास जो कि यहाँ पे 2 डिसाइपल्स दी हैं। जिसके बाद 2000 एब्सोल्यूट ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स। वो इतने सभी एब्सोल्यूट ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को देख के तो साउजवान दीवाना ही हो जाता है। स्पिरिचुअल स्टोन्स भी यहाँ पे 4 ग्रेड्स के अंदर आते हैं, लोअर, मिडिल, अपर एंड एब्सोल्यूट, और इसके पास एब्सोल्यूट ग्रेड के हैं। तो ये अब तो सोने में भी नहा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। खैर मैंने जो कियान को रिंग बताई वो एक तरीके से स्टोरेज रिंग है, ज्यादा तुम फोकस ना करना इस बारे में। खैर यहाँ पे जो स्टोरेज रिंग थी वो पूरी तरीके से फिल हो गई थी, तो उसके पास जो बचा हुआ माल था वो यहाँ पे इन दोनों को वो देना चाहती थी। ये दोनों मना कर देते हैं क्योंकि इनके पास कुछ रखने के लिए स्टोरेज रिंग ही नहीं है, गरीब जो है। वहीं पे साउजवान लिन से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम इसके जो चाहे वो करो। तो लिन फिर भी इन दोनों को यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रेड्स के कुछ वेपन और साथ ही में सामान वामान उन्हें दे देती है। तो ये दोनों खुशी के मारे रो देते हैं। वो मन के अंदर सोचते हैं कि हम लोग बेफालतू में 2nd पीक के डिसाइपल बन गए, हमें भी 7th पीक में होना चाहिए था। इसके बाद अगला सीन लायन सिटी के एल्केमी रूम का होता है। ये लायन सिटी है, लायन सेक्टर नहीं, डिफरेंस अलग है। खैर ये एल्केमी रूम है, तो फिर यहाँ पे कई सारे फर्नेस है और कई सारे एल्केमिस्ट थे जो कि अपने पिल्स को रिफाइन कर रहे थे। वहीं पे साउजवान लिन को बताता है कि उन लोगों को यहाँ पे सबसे पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनानी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें यहाँ पे वो घास भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो 2 डिसाइपल से इन्हें मिली है, ताकि वो लोग कोई भी यहाँ पे कमी न रखे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे लायन सेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे 2nd फील्ड में लीड से होती है, जो कि यहाँ पे ये है जिसका नाम सुमुहान है। सुहान जैसे यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के बारे में सुनती है तो हम लोगों को बताती है कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए कम से कम गोल्डन कोरियलम की कल्टीवेशन चाहिए, जो कि यहाँ पे साउजवान के पास में है। जिसके बाद वो उन दोनों को यहाँ पे पिल को रिफाइन करता हुआ देखती है तो फिर उसे लगता है कि ये दोनों यहाँ पे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन अगले ही पल फर्नेस धड़ाम से बोलता और ये दोनों दूर जाके गिरता है और सुहान को समझ में आ जाता है कि ये दोनों भट्टा गवार हैं, इन्हें एल्केमी का आ भी नहीं आता। वो पिल साउजवान से कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें पिल रिफाइन करना आता है। जिस पे साउजवान आगे से बोलता है कि भूल गए यार, इंसानी वो भगवान थोड़े। खैर ये जीनियस था तो इसने कभी तक बॉटल नेक का सामना नहीं किया, तो फिर इसे पिल की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट ब्रेक थ्रू ही मार देता था। खैर सुहान को इनकी केमिस्ट्री देख के बड़ा मजा आता है और वो उन दोनों को यहाँ पे हेल्प ऑफर करती है, ये कहते हुए कि वो उन दोनों के लिए यहाँ पे पिल को रिफाइन कर देगी। सुहान इन लोगों को बताती है कि पिल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे साउजवान को थोड़ा सा आगे आना ही पड़ेगा मदद करने के लिए। वहाँ पे यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब यहाँ पे सुहान की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो कमाल की एल्केमिस्ट है और वो यहाँ पे सब कुछ फ्री में सिखा रही है। वहीं पे साउजवान भी नोटिस करता है कि सुहान यहाँ पे 2nd लेवल की एल्केमिस्ट है, तो साउजवान यहाँ पे उससे कहता है कि तुम पिल रेडी करो, मैं तुम्हें पे मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपनसेट कर दूंगा। तो फिर साउजवान सभी मटेरियल्स का यूज करते हैं और अपनी एल्केमी का यूज करते हुए फर्नेस के अंदर पिल और सारे मटेरियल्स को डाल के उन्हें यहाँ पे रिफाइन करते हैं और कुछ ही देर के अंदर पिल बन के रेडी भी हो जाती है। इसके बाद साउजवान यहाँ पे सुहान को पैसे देने की भी कोशिश करता है, लेकिन सुहान मना कर देती है, ये कहते हुए कि बस थोड़ा सा ही काम था और वैसे भी स्पिरिचुअल एनर्जी तुमने ही दी है। उतने में यहाँ पे सभी लोग ऑक्शन की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि ऑक्शन के अंदर कई सारे मटेरियल और वेपन और शॉट आवा करती हैं और काफी सस्ते दाम पे मिल जाती है अगर बिडिंग हाई ना जाए तो। बेसिकली ऑक्शन के अंदर प्राइस हमेशा लो ही रहते हैं, लेकिन जब बोली लगाई जाती है तो वो बढ़ते जाते हैं। खैर सुहान को यहाँ पे किसी मटेरियल की जरूरत थी, इसलिए वो भी ऑक्शन के लिए चले जाते हैं इन लोगों से बोल के कि अपना ध्यान रखना। और फिर साउजवान भी अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो ऑक्शन से कई सारे तेजस को खरीद ले और उन्हें यहाँ पे लिन को दे दे तो फिर सिस्टम उसे यहाँ पे कई सारे रिवॉर्ड देगा, तो फिर उसके लिए बढ़िया तरीका रहेगा फॉर्चून बनाने का। जिसके बाद अगला सीन फॉर्चून हॉल का ही होता है जहाँ पे ऑक्शन किया जा रहा था, जहाँ पे नॉर्मल तरीके से ऑक्शन चल रहा था, इसलिए लिन खटाखट यहाँ पे उन सभी की बोली लगाई जा रही थी और इन लोगों ने पूरे ऑक्शन रूम के अंदर ही आतंक मचा के रखा था। कोई भी तेजर आता तो ये लोग बोली लगा के उसे तुरंत खरीद लेते और इतना ज्यादा हाई प्राइस ये लोग दे रहे थे कि कोई भी इनके सामने बिडिंग कर ही नहीं पा रहा था। तो वो सभी भड़के हुए थे कि कम लगाओ भाई, इतना पैसा है बड़ा है तो घर में खाओ ना, अरे हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दो भाई, हम भी ऑक्शन के अंदर आए हुए हैं। वही हम लोग सुहान को देखते हैं और वो भी इन लोगों से कहीं ना कहीं परेशानी थी, उसे भी चिंता हो रही थी कहीं ये लोग मेरा आइटम ना ले ले। इसके बाद अगला नंबर सुहान के आइटम का ही था
था बेसिकली जिसकी उसे जरूरत थी वो था हाई ग्रेड का मोल्टन कोर फायर लोटस। खैर इसके बाद इनकी बोली लगाई जाती है जो कि यहाँ पे जो कि 1 मिलियन लो ग्रेड के स्पेशल स्टोन थे। और फिर सुहान के लिए इतना पैसा पहले बहुत ज्यादा मुसीबत का था, जिसके बाद वो बीटिंग करने के लिए कैसे न तैसे राजी हो ही रही थी। उतने में ही यहाँ पे लिन आगे बढ़ती है जो कि 2 मिलियन दे के पूरे लोटस को ही खरीद लेती है, जिससे सुहान बेचारी का जो डंडा था जिससे वो बीटिंग की जाती है वही नीचे गिर जाता है। बेसिकली यहाँ पे किसी से नाम नहीं पूछा जाता, इस नंबर से ही पूरी तरीके से रहता है। इस नंबर ने बताया तो इस नंबर पे उस चीज को डाल दिया जाता है जो वो पैसे पे करता है तो उसे वो आइटम मिल जाता है। खैर कोई भी यहाँ पे उन दोनों के खिलाफ में बीटिंग नहीं कर पाता तो फिर ये आइटम भी यहाँ पे सॉजवान को ही मिलता है। और फिर इन लोगों के पास बस थोड़ा सा ही पैसा बचा हुआ था, सब कुछ इन लोगों ने यहाँ पे लुटा दिया है। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पे सारे आइटम दे दिए जाते हैं जो उनके थे, खासकर वो लोटस। और अगर तुम लोग सोच रहे हो उनके पास ये आइटम कहाँ गए, इन लोगों ने क्या क्या खरीदा, वो तुम्हें कुछ चैप्टर्स बाद दिखाई देगा जब ये लोग निकालेंगे उन आइटम्स को। मतलब ये ध्यान देने वाली डिटेल है। वो फिर सुहान इन लोगों को देख रही थी, वो मन के अंदर सोच रही थी इन लोगों ने सब कुछ यहाँ पे खरीद लिया है, अगर वो इन लोगों से यहाँ पे एक लोटस फ्लावर को मांगे तो फिर क्या लोग उसे दे देंगे। बेसिकली 2 है ना उसके अंदर, तो अगर एक यहाँ पे वो उनसे मांगे तो फिर क्या वो लोग इसके लिए हाँ बोलेंगे। इसके बाद सुहान उन लोगों के पास जाती है और वो पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दे रही थी, एकदम पूरी तरीके से झुक जाती है और उन लोगों से कहती है कि उसके फादर यहाँ पे बीमार है और उसे यहाँ पे इस लोटस की जरूरत है ताकि वो उन्हें ठीक कर सके। अगर वो लोग इस लोटस को उसे बेचते हैं तो फिर वो उनके लिए कुछ भी करेगी। लेकिन यहाँ पे साउजवान की तरफ देखती है तो साउजवान उससे कहता है कि मैंने ये तुम्हें गिफ्ट में दिया है ना, तुम इसके साथ जो भी करो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी साउजवान को सिस्टम की तरफ से उसका रिवॉर्ड जो मिल गया था। इसलिए लिन यहाँ पे लोटस देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे कोई इनके ऊपर हमला करता है जिसको लिन देख लेती है तो वो इजिली उसे डिफ्लेक्ट करती है और उससे बोलते हैं काहे भैया मार खाना चाहते हो। जिस पे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं वाह फ्री फंड में फाइट देखने को मिल रही है, मजा आ जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक गार्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों को हल्के मिल रहा था और वो लिन से कहता है कि ये यंग मास्टर यहाँ पे इस लोटस को तुमसे खरीदना चाहेंगे 3 मिलियन में, जो कि यहाँ पे इस लोटस की वैल्यू से कई गुना ज्यादा था। इसके बाद हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि ज्यादा दिनों तक ये जिंदा नहीं रहेगा। फिर भी इंट्रो सुन लो इसका। ये लायन सिटी लॉर्ड का बेटा है जिसका नाम वैंग रॉन्ग है और इसने ये सब कुछ यहाँ पे सिर्फ सुहान के लिए किया हुआ है। वही फिर सुहान जैसे इसको देखती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। वही पे हम लोगों को लोगों की बातों से पता चलता है कि जब से यहाँ पे सू ने अपनी सू फैमिली को हेरिटेज किया है, बेसिकली सू फैमिली की हेड बनी है, तब से यहाँ पे वैंग रॉन्ग उसके पीछे पड़ा हुआ ही है और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वही पे ये गार्ड कुछ ज्यादा ही चल रहा था। वो आगे से कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, वो लोटस हमें चाहिए, तुमने बोला बेच दो तो फिर हम बेच देंगे क्या, नहीं बेचेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उतने में सुहान आगे बढ़ती है और वो उन लोगों से बोलती है कि इसके साथ पंगा ना लो। तो यहाँ पे साउजवान उससे पूछता है कि तुम्हारा इसके साथ कुछ कनेक्शन है क्या। तो फिर सुहान उन लोगों को बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता है ये सिटी लॉर्ड का बेटा है, तो ये खुद को यहाँ पे मालिक समझता है पूरी सिटी का। ये अक्सर मेरे दरवाजे पे आके बोलता रहता है मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं नहीं चाहती, मुझे अभी और जीना है, और ये मेरा हर जगह पीछा करता रहता है। फेमिनिस्ट नहीं तो अब तक हरासमेंट का केस डाल देती है और पिछवाड़ा तोड़वा देती है इसका। खैर इसके बाद वो उन लोगों से सॉरी बोलती है इतना सब करने के लिए और वो यहाँ से जाने लगती है। और फिर साउजवान को सुहान के अंदर इंटरेस्टेड था, वो यहाँ पे अपने फादर के लिए इतनी देर तक फाइट कर रही है, साथ ही में वो सेकंड लेवल की एल्केमिस्ट भी है, तो फिर ये उसके लिए परफेक्ट डिसाइपल बन सकती है। जिसके बाद वो यहाँ पे सुहान से कहता है कि मैं तुम्हें ये लोटस फ्री में दे दूंगा, साथ ही में तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें भी सॉल्व कर दूंगा, खासकर ये जो मेरे पीछे बंदर बैठा है ये वाली खासकर। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। सुहान आगे से पूछती है कि क्या कंडीशन है, तो साउजवान उसे कहता है कि बस तुम्हें मेरी डिसाइपल बनना पड़ेगा। जिसके लिए सुहान तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे बस अपने फादर को बचाना है, जिसके लिए वो कुछ भी करेगी। जिसके बाद साउजवान भी उसे यहाँ पे अपना ऑफिशियल डिसाइपल बांध देता है, जिसके रिवॉर्ड में सिस्टम उसे यहाँ पे एल्केमी सिखा देता है। बेसिकली उसका एल्केमी सक्सेस रेट अब 70% से ऊपर हो गया है। इसके बाद सिस्टम साउजवान को सुहान का भी पूरा बायोडेटा देता है कि इसके पास कितना एटीट्यूड है, कितना इनेट एप्टीट्यूड है और इसके पास क्या क्या है। खैर इसका जो टैलेंट था वो यहाँ पे ह्यूमन लेवल ही था, जिसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ खास तरीके के एलेक्सियर और थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। बेसिकली साउजवान को सुहान के साथ में कल्टीवेशन का लेन देन करना पड़ेगा। इसके बाद साउजवान लिन से कहता है कि जाओ और जाके इन सारा गार्ड्स को हल्का फुल्का तुम चट्ठा दे आओ, लेकिन हाँ चट्ठे में ये मर जाने चाहिए। जिसके बाद लिन तेजी से हमला करने को आगे बढ़ती तो फिर ये गार्ड उसके ऊपर चाबुक से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिन इसके ऊपर भाई लात मार देती, वो भी हील के साथ में, बड़ी जोर की लगी होगी इसको, और ये दीवार में जा घुसता है। इसके बाद वो वैंग की तरफ आगे बढ़ते उसको खर्चा पानी देने के लिए, तो ये आगे से बोलता है हाथ ना लगाना मेरे को, मेरे बाप के बारे में नहीं जानते क्या। जिस पे लिन आगे से कहती है तुझे तेरे बाप के बारे में नहीं पता क्या। इसके बाद वो वैंग को सर्विस करने के लिए आगे बढ़ी रही थी, उतने में ही वैंग आगे से किसी गार्ड को बुलाता है जिसको इन लोगों ने हमेशा अंधेरे में रखा हुआ था। तो फिर वो अंधेरे वाला गार्ड तेजी के साथ आगे बढ़ता और लिन के ऊपर यहाँ पे काउंटर अटैक करता है, जिससे लिन पीछे खिसक जाती है और वो लोग दोबारा हमला कर पाते उससे पहले यहाँ पे वो गार्ड ही बीच में आ जाता है, कहते हुए कि मैं यहाँ पे फाइट नहीं करने वाला तुम्हारे लिए, मुझसे बोला गया था तुम्हें प्रोटेक्ट करो, ना कि तुम्हारे लिए यहाँ पे फाइट करूं। उतने में यहाँ पे जो ऑक्शन वाले थे वो भड़क जाते हैं, आगे से बोलते हैं कि सालो ये तुम लोगों का लड़ने का अड्डा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्शन चलता है, पैसों के दम पे जीतो, यहाँ पे सिर्फ उसे से लड़ाई की जा सकती है, अगर चुपचाप यहाँ से बाहर नहीं गए तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा और पिछवाड़े पे 100 अलग से मारी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं, तो वैंग यहाँ पे इसे लेता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे दोबारा सिटी के अंदर दिखाई न दे जाना। इस पे वो लोग आगे से कहते हैं कि बेटा तू हमें ना दिखाई दे जाना। इसके बाद ये लोग भी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं पे वैंग का जो गार्ड था वो आगे से
पूछता है कि अब वो लोग उसे ऐसे ही जाने देंगे। जिस पे वैंग आगे से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ भोगता हूँ, काटता नहीं? हम लोग यहाँ पे ऑक्शन के रूल्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो फिर इन्हें जाने दो। लेकिन जैसे ही ये लोग सिटी से बाहर निकलेंगे तैसे ही हम उन्हें यहाँ पे मार गिराएंगे और उस बंदे को नंगा भागेंगे, जिसके बाद मैं उन दोनों लड़कियों के साथ मजे लूटूंगा। हालांकि वो गार्ड यहाँ पे देख रहा था कि वो लोग बाहर क्यों नहीं निकले। उतने में हम लोग यहाँ पे साओ जुआन को देखते हैं, जो कि मस्त इनसे पहले ही बाहर आ गया था। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी शॉट टेक्निक का यूज करते हुए सीधा वैंग के मत्थे के ऊपर निशाना लगाता है। वो गार्ड अपनी शॉट की मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पे साओ जुआन की टेक्निक और शॉट दोनों स्ट्रॉन्ग थी, तो वो उसकी शॉट को तोड़ते हुए सीधा यहाँ पे वैंग के मत्थे के अंदर जा घुसती है और वहीं पे ही इसका बंटा धार हो जाता है। ये निकल लिया स्वर्ग, सॉरी नर्क। तो फिर यहाँ पे जो गार्ड था वो आगे से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है इस टावर के अंदर मारने की? तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता क्या? जिसपे साओ जुआन आगे से बोलता है, साली इसीलिए तो इतनी देर से इंतजार कर रहा था कि तब तुम लोग यहाँ पे बाहर निकलो, तब मैं इसके ऊपर हमला करूँ। मैंने टावर के अंदर इसे नहीं मारा, इसलिए रूल्स मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। जिसपे तो गार्ड की भी फट जाती है कि वो सच में यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। खैर इसके बाद हम लोग उस नेमलेस गार्ड को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ता है ये कहते हुए, अमाना की एक नंबर का हरामी था, कुत्ता था, कमीना था, लेकिन इसके मैंने पैसे खाए थे, तो फिर अगर तुमने इसे मार दिया है तो फिर बदले में मुझे तुम्हारा सर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वैंग फैमिली मेरे पीछे पड़ जाएगी। साओ जुआन भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी शॉट पहले ही टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? जिस पे वो नेमलेस गार्ड आगे से पता नहीं किसी बीस्ट की पावर का यूज करते हुए बताता है कि इसके अंदर यहाँ पे बीस्ट का खून है, तो इसकी बॉडी यहाँ पे किसी भी शॉट से ज्यादा टफ है। ये तो शॉट सिर्फ मस्ती के लिए यूज करता है वो। जिस पे साओ जुआन आगे से हमला करते हुए कहता है, देखते हैं कि कौन कितना टफ है। साओ जुआन ने जो शॉट टेक्निक इस्तेमाल की थी, नेमलेस गार्ड उन्हें इजीली पकड़ता है और अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है ये सब कुछ पूरी तरीके से यूजफुल है। साओ जुआन आगे से बोलता है, ये है ना, ये तो नहीं है। इसके बाद वो यहाँ पे उसी शॉट का इस्तेमाल करता है जो वो अक्सर हाथों तले उसे दबा के रखता है। नेमलेस गार्ड उसे भी इजीली पकड़ लेता है, लेकिन शॉट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो इजीली यहाँ पे उसके हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पे साओ जुआन के पास वापस आ जाती है। साओ जुआन उससे बोलता है, शॉट को भले ही ब्लॉक कर लिया, लेकिन तुम्हारा हाथ अब पूरी तरीके से यूजलेस हो गया है। उसके बाद साओ जुआन उस शॉट को और भी ज्यादा एनहांस करता है स्पिरिचुअल पावर देख के और बोलता है कि अब इसे ब्लॉक करके दिखाओ। तो फिर नेमलेस गार्ड आगे से बीस्ट ब्लड लाइन का यूज करते हुए अपने हाथ को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है और दोबारा से यहाँ पे साओ जुआन की शॉट को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि उसके पास कितनी भी शॉट हो तब भी वो यहाँ पे उसे हरा नहीं सकता। और वो मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे इसकी जितनी भी शॉट्स है सभी पावरफुल है, लेकिन इसकी एनर्जी भी खत्म हो रही है और साथ ही मेरी भी। बहुत ही जल्द मैं थक जाऊंगा, अगर इसने एक और अटैक किया तो फिर मेरा बंटाधार है। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि साओ जुआन अटैक नहीं कर रहा, तो फिर उसको लगता है कि साओ जुआन के पास जितनी भी टेक्निक्स थी वो सभी खत्म हो गई हैं। वहीं पे साओ जुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने सही कहा, फिंगर टेक्निक्स बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले इसके खिलाफ में, मुझे कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पे साओ जुआन आगे से उसी लोटस को बाहर निकालता है और वो मन के अंदर सोचता है कि ये लोटस अब पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेसिकली रिवॉर्ड के बदले में इसे लोटस तो मिला था, लेकिन वो कई ग्रेड ज्यादा था नॉर्मल लोटस के मुकाबले में, तो वो यहाँ पे इस लोटस का इस्तेमाल अपने वेपन को रिफाइन करने वाला था, जिससे वो वेपन को यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड कर देगा। जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी शॉट को यहाँ पे अपग्रेड कर देता है रिफाइन करके, और उस शॉट को यहाँ पे फायर ऑफ जॉय नाम देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे उसी फायर ऑफ जॉय का इस्तेमाल करते हुए नेमलेस गार्ड के ऊपर हमला करता है और नेमलेस गार्ड से कहता है कि इसे एंजॉय करो। नेमलेस गार्ड उसे भी यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शॉट इजीली उसकी कलाई को चीरते हुए पार निकल जाती है। वहीं पे शायद से इसकी ब्लड लाइन के लिए फायर टाइप और फायर एलिमेंट काफी ज्यादा नुकसानदायक है, तो ये जल्दी से यहाँ पे एक शील्ड बनाता है और दूसरे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वहीं पे नेमलेस गार्ड को भी पता था कि ये ज्यादा देर तक इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। वहीं पे साओ जुआन आगे से दूसरी टेक्निक का यूज करते हुए सबसे पहले अपनी शॉट को वापस बुलाता है, जो उसकी शील्ड को तोड़ देती है। जिसके बाद वो और भी कई सारी शॉट्स को बाहर निकालता है फायर लोटस के साथ में और लगातार, और वो सभी जैसे यहाँ पे नेमलेस गार्ड को लगने वाली थी उतने में ये हार मान लेता है, तो साओ जुआन अपने अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद ये बोलता है कि इसने हार मान ली है, तो फिर यहाँ पे साओ जुआन इसको मार भी सकता है, जैसा चाहे वैसा इसके साथ वो कर सकता है। लेकिन साओ जुआन इसको कुछ भी नहीं बोलता है, ये कहते हुए कि जाओ अपना दिन जी लो, मैं कुछ भी नहीं बोलता तुम्हें। जिस पे वो भी हैरान होता है, तो वो साओ जुआन आगे से बोलता है कि अपनी हार मान ली, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है, तो फिर मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। जिसके बाद वो कहते हुए चला जाता है कि कभी भी बदला लेने का मन हो तो फिर आ जाना, मेरा नाम साओ जुआन है। वहीं पे उसे ये भी बता देता है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है, तुमने यहाँ पे किसी को बचाने में नाकामयाब हो गए हो, तो फिर कोई ना कोई तुमसे बदला लेने के लिए वापस आएगा ही, तो फिर तुम्हें यहाँ पे खुद के सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए। तब इसे याद आता है कि इसने वैंग को नहीं बचाया और वैंग फैमिली अब इसके पीछे पड़ जाएगी। वहीं पे साओ जुआन सुहान से कहता है कि यहाँ का मामला खत्म हुआ, चलो तुम्हारे घर चलते हैं तुम्हारे फादर को ठीक करने के लिए। जिसके बाद नेमलेस गार्ड भी यहाँ से भाग जाता है, ये बोलते हुए कि अगर वो यहाँ पे वैंग फैमिली से हैंड से सर्वाइव कर गया तो वो दोबारा यहाँ पे साओ जुआन से मिलना चाहेगा। इसके बाद सुहान इन लोगों को जब अपने घर पे लेके आती है, तो ये लोग सुहान का घर देख के हैरान हो जाते हैं और आगे से बोलते हैं कितनी अमीर हो भाई तुम। तो सुहान आगे से बताती है कि उसकी फादर की जनरेशन में वो लोग अमीर थे, लेकिन जब से उसने यहाँ पे गद्दी संभाली है तब से सु फैमिली बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रही है और लगातार नीचे गिरती जा रही है। वहीं पे वो उन लोगों से बोलती है कि तुम्हें वैंग रॉन्ग को मारने की भी जरूरत नहीं थी, उसका फादर यहाँ पे सिटी लॉर्ड के साथ में लायन सेक्ट का एल्डर भी है, और ऐसा बोला जा रहा है कि उसका यहाँ पे सेक्ट लीडर के साथ में काफी अच्छा रिलेशनशिप है। अब तुम लोगों ने उसे यहाँ पे उंगल कर दिया है, तो फिर शायद से हमारी फैमिली के लिए फ्यूचर में और भी ज्यादा मुसीबत आती रहेंगी। ये सुन के लिन भड़क जाती है और वो आगे से बोलती है कि उनका यहाँ पे
हमारे साथ 56 का आंकड़ा है, अगर वो यहाँ पे आए तो सही सलामत वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद सुहान इन लोगों को अपने घर के अंदर लेके जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो फिर उसके सामने यहाँ पे उसका अंकल बैठा हुआ था। साथ में और भी यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे, जो कि यहाँ पे सुहान के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि वो यहाँ पे क्यों वापस आई है। जिसके बाद सुहान देखती है कि यहाँ पे उसके अंकल के साथ में और भी कई सारे क्लान एल्डर्स भी हैं। वहीं पे साउजवान को समझ में आ जाता है कि ये मैटर इजी नहीं जाने वाला है। इसके बाद हम लोग सुहान की आंटी को देखते हैं, जो कि आगे से बोलती है, कर हम लोग यहाँ पे सही समय पे ना आते तो फिर तुमने तो यहाँ पे पूरी फैमिली को बेच खाना था। तुमने यहाँ पे बिना बताए अपनी सीक्रेट प्रॉपर्टी बेच दी और जिसके बाद उन सभी पैसों को लुटा दिया। सुहान आगे से बताती है कि उसने यहाँ पे पैसे नहीं लूटे हैं और न उसने यहाँ पे उन लोगों की प्रॉपर्टी बेची है। उसने यहाँ पे खुद की प्रॉपर्टी बेची है और साथ ही में उसकी मदद से वो यहाँ पे लोटस लेके आए हैं, जिससे वो अपने फादर की जान बचाएगी। जिसके बाद वो इन लोगों को यहाँ पे लोटस भी दिखाती है, तो लोटस को देखते ही सेकंड अंकल अपना हाथ आगे बढ़ा देता है वो लोटस छीनने के लिए। सुहान जल्दी से अपना लोटस छुपाती है, लेकिन उतने में ही यहाँ पे साउजवान बीच में आ जाता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि अगर इसे हाथ लगाया तो वही हाथ पिछवाड़े में घुसा दूंगा। वहीं पे साउजवान की पावर इतने ज्यादा थी कि यहाँ पे सेकंड अंकल के अंदर ख्याल भी नहीं आता कि वो यहाँ पे उसके साथ फाइट करे, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है। लेकिन तभी साउजवान उसके ऊपर हमला करता है और इसको यहाँ पे दीवार में टांग देता है अपनी शॉर्ट एनर्जी का यूज करते हुए। वहीं पे आंटी सेकंड ब्रदर से पूछती है कि तुम ये लटके हुए क्यों हो, तो वो सेकंड ब्रदर उसे बताता है कि शॉर्ट से बच के रहना, ये तुम्हारी आत्मा चुरा लेंगे। जिस पे आंटी पीछे मुड़ती है और वो सुहान से पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तुम किसी बाहर वाले को ले आई अपनी फैमिली के साथ निपटने के लिए। सुहान आगे से कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन लिन उससे कहती है कि छोड़ो यार इन्हें, ये किसी भी काम के नहीं है, इन्हें समझाओगे तो ये उल्टा उसी चीज के ऊपर सवाल उठाने लगेंगे। तो फिर आंटी बड़े उससे करती है कि मार दो मुझे, देखो क्या कर सकते हो, मार दो मुझे। जिस पे सुहान इसके पैर के पास में शॉट गिराता है तो उसकी फट जाती है और तुरंत पीछे भागती है। जिसके बाद साउजवान लोगों को हिंदी में समझा देता है कि किसी ने भी अगर आगे बढ़ा या फिर कुछ भी करने की कोशिश करी तो ये सारी शॉट्स तुम्हारे शरीर के अंदर घुस जाएंगी। इस पे ये लोग सुहान से कहते हैं कि हम सभी लोग तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं भाई, हम लोगों का खून का रिश्ता है, तुम किसी बाहर वाले को इस तरीके से हमें बुली थोड़ी ना करने दोगी। सुहान इन लोगों से पूछती है फैमिली, जिस पे आंटी दोबारा चिचिर चिचिर करती है, ये कहते हुए कि हमने तुम्हें 20 साल तक पाला है, इस तरीके से तुम सु फैमिली को रीपे करोगी। जिस पे सुहान अब चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की। जब मेरे फादर बीमार पड़े तुम में से कोई आया चेक करने के लिए कि वो कैसे हैं, तुम सिर्फ इसलिए आए ताकि ये सभी चीजें बांट सको जो मेरे फादर की थी, जब वो यहाँ पे बेहोश थे और वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तुम सब बस यही चाहते हो कि मेरे फादर जितनी जल्दी मरे उतनी जल्दी तुम यहाँ पे फैमिली के ऊपर कब्जा कर लो। इस पिलन यहाँ पे सुहान को संभालती है, कहते हुए कि बस करो भाई, इनके ऊपर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। साउजवान सुहान से पूछता है कि तुमने मेरे सेट को ज्वाइन किया है तो फिर मैं तुम्हारे बदौलत इन लोगों को सबक सिखा सकता हूँ, बताओ मैं इनके साथ क्या करूँ, शॉट फेंक के मारूं या फिर पत्थर मारूं, या तो इन्हें पूरी तरीके से क्रिपल कर दूं या फिर इन्हें मार दो, बताओ। जिस पे ये लोग आगे से घबरा जाते हैं कि साले मुर्गे थोड़ी ना है कि जैसे चाहे वैसे करोगे हमारे साथ। खैर सुहान यहाँ पे साउजवान से कहती है कि इन लोगों को पूरी तरीके से दहशत में डाल दो, इन लोगों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन इनको जिंदा छोड़ दो, जिसके बाद इन्हें जेल के अंदर डाल देना। जिस पे साउजवान आगे से कहता है कि तुम जाओ अपने फादर को चेक करो, तब तक मैं इन लोगों से निपटता हूँ। जिसके बाद सुहान यहाँ से निकल जाती है अपने फादर को चेक करने के लिए। जिसके बाद साउजवान उन लोगों से कहता है कि बताओ कौन से पहले खीर खाना चाहेगा। जिसके बाद वो सबसे पहला नंबर यहाँ पे सेकंड अंकल का ही लगाता है और उसकी पूरी कल्टीवेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उन लोगों से कहता है कि चलो अगले आओ जिसको खीर खानी है, जल्दी जल्दी आओ, समय नहीं मेरे पास। तो ये सभी दुम दबा के भागते हैं, कहते हुए कि भागो रे, इससे पहले कि इसके शॉट हमें पकड़ ले। उतने में साउजवान इन लोगों के ऊपर यहाँ पे अपने टेक्निक से हमला करता है कि तुम्हें भाग कहाँ रहे हो, साला आधा किलोमीटर तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, वो भी खुले मैदान में, तुम्हें लगता है भाग पाओगे। जिसके बाद वो एक एक करके इन सभी की कल्टीवेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और सुहान काफी ज्यादा संतुष्ट थी। आज तक किसी ने भी उसकी मदद नहीं की बिना किसी फेवर के बदले में, लेकिन साउजवान ने उसकी मदद की तो फिर उसे अपने फादर को यहाँ पे पूरी तरीके से बचाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग सुहान को उसके फादर के साथ में देखते हैं, उसने मेडिसिन दे दी थी लेकिन अभी तक उसके फादर जागे नहीं थे। उतने में ये लोग आते हैं और बताते हैं कि उन लोगों ने उसके सभी फैमिली मेंबर्स की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी है और उन्हें बेसमेंट के अंदर कैद कर दिया है। जिसमें सुहान इन लोगों को शुक्रिया पूछती है, जिसके बाद लिन उससे पूछती है कि उसके फादर कैसे हैं। सुहान आगे से बताती है कि उसने पूरी तरीके से दवाई दे दी लेकिन इसके बावजूद उसके फादर उठे नहीं अभी तक। साउजवान आगे से कहता है मुझे चेक करने दो। जिसके बाद वो यहाँ पे सुहान के फादर की जब नर्व से चेक करता है तो वो बताता है कि ये किसी तरीके के निमोनिक पोजीशन नहीं है, बस इनकी मेरिडियंस को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से काट दिया है। जिस किसी ने भी ये काम किया है वो बहुत ज्यादा रूथलेस था। तुम्हारे फादर का स्ट्रॉन्ग मेडिकल कोर होने की वजह से वो अभी तक जिंदा है और लगातार हीलिंग एलेक्सियर की वजह से वो अभी तक सही सलामत रहे हैं और इनका इस तरीके से सर्वाइव करना ही बहुत बड़े अजूबे से कम नहीं है। सुहान आगे से थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है तो साउजवान उससे कहता है कि सब कुछ स्टेबल है, चिंता न करो, बस हमें इनकी मेरिडियंस और टेंडेंस को दोबारा रीबिल्ड करना है और इस काम में मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है। जिसके बाद साउजवान अपनी कल्टीवेशन को यूज करते हुए सुहान के फादर के जितने भी मेरिडियंस थे उन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर कर देता है और कुछ ही देर के अंदर सुहान के फादर को होश भी आ जाता है। सुहान अपने फादर से पूछती है कि आप ठीक तो है, तो फिर सुहान के फादर उससे कहते हैं कि ठीक हूँ, लेकिन तभी उन्हें कुछ अचानक से याद आता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा सेकंड अंकल कहाँ पे है, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। जिससे सुहान को समझ में आ जाता है कि उसके फादर की मेरिडियंस को काटने वाला और कोई नहीं उसका सेकंड अंकल ही था। जिसके बाद वो अपनी कहानी को बताते हैं कि वो किसी
किसी रिवाइवल पिल के ऊपर काम कर रहे थे, बेसिकली नया फॉर्मूला बना रहे थे जिसके लिए यहाँ पे हाई लेवल की स्किल चलती है और उनकी कल्टीवेशन काफी नहीं थी। तो फिर उन्होंने यहाँ पे अपने भाई को बुला लिया मदद के लिए, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका भाई उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जब वो पिल रिफाइन कर रहे थे तब यहाँ पे इनके सेकंड भाई ने इनके ऊपर हमला करके इनको यहाँ पे पॉइजन दे दिया। सुहान के फादर को पता भी नहीं था कि उसका छोटा भाई उसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। उन्हें तो ये लगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सुहान के फादर को ये लगता है कि वो नफरत इसीलिए करता होगा क्योंकि सुहान के ग्रैंडफादर ने यहाँ पे सुहान के फादर को फैमिली की गद्दी दे दी थी, जिससे सुहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वहीं पे हम लोग सोजुआन को देखते हैं जो कि रिवाइवल पिल के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये पिल यहाँ पे सुहान की जो मास्टरी ऑफ एल्केमी है उसका लेवल बढ़ा सकती है। जिसके बाद साउजुआन सुहान के फादर से पूछता है कि मैं कुछ टाइम के लिए आपका पिल फॉर्मूला ले सकता हूँ। सुहान के फादर पूछते हैं कि ये जनाब कौन है। तो फिर सुहान आगे से बताती है कि ये एल्डर साउजुआन है और इन्होंने ही मेरी मदद की है आपको बचाने के लिए, और साथ ही में मेरे मास्टर भी हैं। जिसपे सुहान के फादर यहाँ पे साउजुआन को ग्रीट करते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं ऑस्कर और उसकी बेटी को बचाने के लिए। जिसके बाद वो बड़े आराम से उठते हैं और एक जगह को खोल के, बेसिकली सीक्रेट जगह को खोल के वहां से पिल का फॉर्मूला बाहर निकालते हैं। सुहान अपने फादर से पूछती है कि आपने ये कब बनवाया। जिसपे सुहान के फादर आगे से बताते हैं पैसे छुपाने के लिए बेटी। जिसपे सुहान का मुंह बन जाता है। बेसिकली ये काफी ज्यादा अमीर है लेकिन इसके बावजूद तुच्छी हरकतें कर रहे हैं ये। इसके बाद सुहान के फादर साउजुआन को यहाँ पे वो फॉर्मूला दे देते हैं, ये कहते हुए ये मेरी जान बचाने के लिए। साउजुआन नोटिस करता है कि फॉर्मूला पूरी तरीके से इंप्रूव नहीं हुआ है। जिसपे सुहान के फादर ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि वो फॉर्मूला कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि पहले यहाँ पे उसके भाई ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया था। साउजुआन बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कुछ हर्ब और यहाँ पे येलो फील्ड ग्रास की कमी है जिसके बाद फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। वह पे येलो फील्ड ग्रास के बारे में सुनते ही यहाँ पे सुहान को कुछ याद आता है और उसे यहाँ पे कुछ चीज समझ में आती है। बेसिकली ये भी किसी फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहे होंगे लेकिन कोई चीज मिस कर रही थी, लेकिन येलो फील्ड ग्रास का नाम सुनते ही वो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। बेसिकली इसकी अकल बढ़ गई। सिस्टम इस बात को यहाँ पे टीचिंग के तरीके लेता है और वो यहाँ पे साउजुआन को रिवॉर्ड देता है सुहान को सिखाने के लिए। जैसे वो रिवाइवल पिल के एडवांस वर्जन को सीख लेगा और साथ ही में उसकी एल्केमी के जो परसेंट था उसे भी बढ़ा दिया जाता है। पहले 70 था अब 99 हो गया है और साथ ही में नए फॉर्मूला बनाने के लिए उसकी जो अकल है वो भी बढ़ा दी जाती है। जिससे साउजुआन के मन के अंदर अब और भी कई सारे आइडियाज आने लगते हैं पिल को लेके कि वो कौन कौन सी पिल बना सकता है। जिसके बाद सुहान के फादर अपनी डॉटर को थैंक यू बोलते हैं फैमिली को मैनेज करने के लिए जब तक वो यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। जिसपे सुहान आगे से कहती है लेकिन वो पूरी तरीके से ये काम कंप्लीट नहीं कर पाई। उनकी ट्रीटमेंट के लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत थी तो फिर उसने कई सारी फार्मेसीज बेसिकली अपनी जो दुकानें थी उन्हें बेच दिया। इसलिए अब उनकी फैमिली पूरी तरीके से कोलैप्स करने की कगार पे है। उतने में साउजुआन उन लोगों से कहता है कि उसके पास एक तगड़ा आइडिया है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि जितनी भी फार्मेसीज है हम वो दोबारा खरीद लेंगे, जिसके लिए पैसा अपनी तरफ से देने वाला और ये हाथों में उछाल भी रहा है पैसों की पोटली। जिसके बाद ये अपना बिजनेस माइंडेड बंदा इस्तेमाल करता है। ये कहता है कि हम लोग यहाँ पे फार्मेसी शॉप्स खरीदने के बाद में कुछ यंग एप्रेंटिस यानी कि एल्केमी स्टूडेंट्स को खरीदेंगे और उनके साथ लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हम उन्हें पिल फॉर्मूला देंगे और वो हमारे लिए पिल बनाएंगे, जिसके बाद वो पिल्स हम लोग बेचेंगे। अगर कोई यहाँ पे डिसाइपल बीच में हमारे लिए छोड़ता है तो हम लोग उसके साथ पहले ही नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, जिससे वो लोग यहाँ पे पिल रिफाइनिंग फॉर्मूला समेत देके ही जाएंगे और कहीं और पे जॉब भी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये पूरी तरीके से मार्केट के अंदर मोनोपोली मचाने वाले थे। जैसे कि जियो का है, जब मन चाहे तब प्राइस बढ़ा देते हैं साले, क्योंकि उनके पास कस्टमर से ज्यादा है। ज्यादातर लोग जियो का ही सिम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज। ये लोग आगे से कहते हैं कि ये इवल डॉक्टर का प्लान है और ये तीनों भी हैरान हो जाते हैं कि इतना खतरनाक आइडिया कौन सोचता है भाई। लेकिन साउजुआन के मन के अंदर था कि वो इसी तरीके से मार्केट के अंदर तहलका मचा देंगे। साउजुआन उन लोगों से कहता है जाओ और जाके सब कुछ संभालो, पिल विल रिफाइन करो, तब तक हम लोग यहाँ पे तुम्हारे सेकंड अंकल से मिल के आते हैं। वो पे बाप बेटी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं इस मैटर को लेके, हमसे ज्यादा ये है सीरियस। जिसपे सुहान भी आगे से कहती है कि है तो सही। इसके बाद हम लोग सुहान के सेकंड अंकल को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख के घबरा जाता है और उनसे पूछता है यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हुए हो। जिसपे साउजुआन आगे से कहता है ज्यादा नहीं बस प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद वो लिन से बोलता है कि जब तक तुम यहाँ पे मेरिडियन शॉर्ट की को प्रोड्यूस नहीं कर लेती तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। जिसके बाद लिन इसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट की को रिलीज करती रहती है और खटाखट यहाँ पे उनको रिलीज करते हुए कम से कम 10,000 शॉर्ट्स को निकाल लेते हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए थे। और निकालने के बाद में वो उन्हें यहाँ पे सुहान के सेकंड अंकल की तरफ दाग देती है। हालांकि इसे सेकंड अंकल को कुछ हुआ नहीं था क्योंकि वो लोग और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले थे। जिसके बाद साउजुआन लिन से कहता है कि अब इन्हें यहाँ पे ट्रांसफर करो और एक शॉट के अंदर बदल दो। इसके बाद लिन बिल्कुल ऐसा ही करती है और थोड़ा बहुत फोकस करने के बाद में वो उन सभी शॉट्स यानी 10,000 शॉट्स को एक शॉट के अंदर बदल देती है जो कि जाइंट शॉट थी। जिससे लिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साउजुआन उसे कहता है कि इतना काफी होगा अजुरेफाल सेक्ट से निपटने के लिए। इन लोगों ने लायन सेक्ट को अजुरेफाल सेक्ट कर दिया है जो कि मेरे लिए बढ़िया है। वो फिर सेकंड अंकल इन लोगों से बोलता है कि तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो भाई, इस शॉट को मेरे मत्थे के ऊपर टांग रखा है, इसे दूर करो। जिसपे साउजुआन उसे कहता है कि तुमने तो
जिसने यहाँ पे सुहान के फादर के ऊपर अटैक किया था, क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं कि तुम्हारा भी भांडा फूट सकता है और तुम्हारा भी घड़ा फूटेगा। इसके बाद वो लिन से कहते हैं इंतजार क्या कर रहे हो भाई, इसके ऊपर हमला करो। इसके बाद लिन यहाँ पे सेकंड अंकल के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका निशाना कच्चा था तो वो साइड में जाके लगती है। वो फिर सेकंड अंकल चीख चीख के लोगों को बुला रहा था कि आओ भाई ये लोग किसी को मार रहे हैं, मदद करो, साले बेसमेंट के नीचे कोई भी नहीं तेरी आवाज सुनने वाला। वो फिर साउज़ लिन से कहता है कि मैंने बोला था ना कि निशाना लगाता समय हमेशा शांत रहा करो और तब निशाना लगाया करो। इसके बाद वो दोबारा निशाना लगाती है, लेकिन दोबारा भी चूक जाती है। लेकिन यहाँ पे सेकंड अंकल की फटके चार थी, क्योंकि निशाना थोड़ा सा नीचे लगा था, थोड़ा सा ऊपर होता तो अखरोट फूट जाते। खैर इसके बाद वो इसी तरीके से निशाना लगाती रहती है, लेकिन इसका निशाना बहुत कच्चा है भाई, नहीं लग रहा, वो भी सिर्फ 10 मीटर की दूरी से। नहीं क्या मतलब, निशाना तो हमारा भाई खराब है, छर्रे वाली गोली से सिर्फ 5 फीट की दूरी पे निशाना नहीं लगा पाते मेले के अंदर। खैर इतने सभी निशाने लगाने के बाद में एक तुक्का लग ही गया था और सेकंड अंकल की फील्डिंग सेट हो गई थी। और यहाँ पे लिन को साउज़ ने इतना कुछ सिखाया है तो फिर उसे रिवॉर्ड दिए जाते हैं। और सेकंड अंकल का काम खत्म हो गया था, इनका भी बंटा धार था, तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं क्योंकि काम खत्म हो चुका था। इसके बाद अगला सीन अज़ूरे फॉल सिटी के लीडर का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो गार्ड थे वो यहाँ पे वैंग की सिर्फ बॉडी लेके आए थे, वो भी सिर्फ 3 लोग था, कांधा साले 4 दिया जाता है, तुम 3 में लेके आए हो। खैर वैंग का जो फादर था वो आगे से चीखते हुए कहता है कि किसने किया, नाम वाम पता है को कुछ ऐसे ही चले आए। जो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम में से किसी ने पता लगा कि वो कौन है, कहाँ से आया, तो फिर मैं तुम लोगों की जिंदगी ले लूंगा उसके बदले, इसलिए जल्दी से पता लगाओ कि वो कौन है। जिस पे वो लोग थोड़ा सा पता लगा लिए थे और उन्हें पता चला था कि यहाँ पे साउज़ हॉर्मिंग सेक्ट का एल्डर है। साथ में उसने यहाँ पे नेमलेस गार्ड के साथ में फाइट भी की थी, कुछ टाइम के लिए वो टिका, लेकिन बाद में वो भी हार गया, जिसके बाद वो दोनों ही गायब है और वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि साउज़ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वैंग का फादर और भी ज्यादा भड़क जाता है, ये कहते हुए कि साला तुम लोगों को रखा मैंने किस लिए है फिर। जिसके बाद वो इन लोगों के ऊपर ही हमला कर देता है और इन्हें खत्म कर देता है। वो भी वैंग के फादर को भी पता था कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो यहाँ पे साउज़ के सामने डायरेक्ट भिड़ सके और उसके साथ फाइट कर सके, इसलिए वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने गार्ड्स के ऊपर निकाल रहा था, ये कहते हुए भाग जाओ यहाँ से। और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर उसे यहाँ पे बदला लेना है तो फिर उसे यहाँ पे अज़ूरे फॉल सेक्ट से मदद मांगनी पड़ेगी। और वो जाते हुए उन लोगों से कहता है कि वो अज़ूरे फॉल सेक्ट के लिए जा रहा है, तब तक वो लोग यहाँ पे एक दावत का इन्विटेशन सही जगह पर फैला दे और खासकर यहाँ पे सू फैमिली को इन्वाइट करे। वो भी ये पूरा कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पे साउज़ को चीर के फाड़ देगा। जिसके बाद हम लोग सू फैमिली को देखते हैं और उन लोगों के पास भी इन्विटेशन आ गया था। ऑफ कोर्स इन्हें पता था कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से ट्रैप है, अगर वो लोग जाएंगे तो फिर ये लोग डिसएडवांटेज के अंदर रहेंगे। टिलन आगे से बोल रही थी कि हम लोगों को सिटी छोड़ के चलना चाहिए और डायरेक्ट अज़ूरे फॉल सेक्ट के ऊपर ही हमला बोल देना चाहिए। लेकिन साउज़ उन लोगों से कहता है कि हम लोग जाएंगे यार, अगर उन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया तो हम लोग मना कैसे कर सकते हैं, और ऊपर से खाने की तो बात ही छोड़ो, कितना अच्छा खाना होगा वहाँ पे। तो स्पिलिन थोड़ा सा गुस्से में थी, तो साउज़ उससे कहता है धीरज रखो यार, मैंने भी कुछ बातें पता की हैं और मुझे पता चला है कि उस दावत के अंदर यहाँ पे लिन युनजन को भी इन्वाइट किया गया है, तो मैं उससे बदला नहीं लेना क्या। लिन युनजन का नाम सुनते ही यहाँ पे लिन का पूरा माथा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये वही गद्दार था जिसने यहाँ पे लिन की फैमिली को धोखा दिया था और उसी की वजह से पूरी फैमिली मारी गई थी, सिर्फ लिन बची थी। साउज़ को ये भी पता है कि यहाँ पे लिन युनचन अज़ूरे फॉल सेक्ट के भरोसे ही रहता है, उसी से उसे यहाँ पे पावर मिलती है, तो फिर उसे पकड़ना इजी नहीं होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो दोनों यहाँ पे हाथ मिला ले बेसिकली साउज़ और लिन, तो फिर वो लोग इजीली यहाँ पे तबाही मचा सकते हैं उस दावत के दौरान में। जिस पे बेचारी सुहान परेशान थी, वो आगे से मन के अंदर सोचते है कि पता नहीं लोगों की वजह से क्या बवाल होगा दावत में। उतने में साउज़ सुहान से पूछता है कि तुम्हारे मेडिसिन शॉप्स कैसे चल रही है, जिसपे सुहान आगे से बताती है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उन लोगों ने यहाँ पे जितनी भी फैमिली शॉप बेची थी उन्हें दोबारा खरीद लिया है, साथ ही में कई सारे डिसेबल्स को भी हायर कर लिया है। अब वो लोग दिन में यहाँ पे 50 बॉटल से ज्यादा बेच रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हालांकि साउज़ को लगता है कि ये अभी भी काफी ज्यादा कम है और वो सुहान से पूछता है कि तुम्हें पता चला कि रेवेन्यू कम क्यों है, जिसपे यहाँ पे ऑफ कोर्स सुहान को पता था। वो आगे से बताती है कि खास तरीके की पिल्स यहाँ पे ज्यादातर बिकती हैं और जो वो लोग बेच रहे हैं वो ज्यादातर यहाँ पे सिर्फ माइंड और बॉडी के ऊपर फोकस लाने के लिए की जाती हैं, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये उन लोगों का पहला दिन ही है, लेकिन पहली बार भी सेल काफी ज्यादा बढ़िया रही है। उतने में साउज़ अपने पास से और भी कई सारे फॉर्मूला बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि इन्हें यहाँ पे अपने एल्केमिस्ट के बीच में बांट दो और उन्हें यहाँ पे लॉन्च करो, जिससे सेल और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिससे सुहान काफी ज्यादा खुश हो जाती है इतने फॉर्मूलाज को देख के। वो आगे से कहते हैं कि ये तो सभी यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हैं, बेसिकली पहले की पिल्स जो थोड़ा बहुत काम करती थी अब वो कई गुना बढ़ गई हैं और साथ में हीलिंग इफेक्ट, कल्टीवेशन बूस्ट इफेक्ट ये भी दे रही थी, तो फिर अब इन लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। जिसपे साउज़ अपने मन के अंदर सोचता है कि दिन प्रतिदिन आराम से अमीर होने में कितना मजा आता है। वो भी पीछे सुहान फॉर्मूला सूंघ रही थी। जिसके बाद अगला सीन सीधा यहाँ पे दावत का ही होता है, जब यहाँ पे साउज़ सुहान की फैमिली के साथ में दावत के लिए जाता है। वो वैंग का जो फादर था वो आगे से झूठी चिंता दिखाता है कि ये कहते हुए कि मुझे तो आपकी बहुत ज्यादा चिंता हुई, अच्छा हुआ कि आप रिकवर कर गए और साथ ही में यहाँ पे आपने सू फैमिली की जितनी भी शॉप्स थी उन्हें भी वापस खरीद लिया और आपकी सेल लेते समय स्काई रॉकेट है। इसके बाद वो साउज़ की तरफ देखता है और आगे से कहता है कि ये वही बंदा होगा ना जिसने आप लोगों की मदद की है और साथ ही में सुहान को भी, जिसे वो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर का टाइटल पाली है एल्केमिस्ट के अंदर। साथ ही में मुगलिन के अंकल को भी देखते हैं जिसने यहाँ पे लिन फैमिली को धोखा दिया था। वो साउज़ की तरफ देखता है कि अच्छा इसीलिए ये पूरी दावत रखी गई है, गेस्ट के रूप में यहाँ पे सभी असैसिन्स को बुला लिया गया है और उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा वेपन भी दिए गए हैं
ताकि वो सभी मिलकर यहाँ पे साउजवान की फील्डिंग सेट कर सके। और तभी उसके अंदर लिन के ऊपर पड़ती है और वो लिन को भी पहचान जाता है कि ये यहीं पे लिन फैमिली की डॉटर है जो कि खाई से गिर के बच गई थी। इसके बाद वैंग का फादर उन सभी लोगों को पार्टी के अंदर इन्वाइट करता है, ये कहते हुए कि अंदर आओ। वैंग का जो फादर था वो बातों बातों में ही यहाँ पे ये गुलवाना चाहता था कि सौमेंग की कितनी स्ट्रेंथ है, सॉरी साउजवान की। इसलिए वो पूछता है कि आप यहाँ पे सिर्फ गोल्डन कोर 5th लेवल पे है ना, और साथ में आपके पास कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल भी हैं, 2 आप अपने साथ लेके आए हैं। वहीं पे जितने भी असासिन थे वो सभी ये बात बड़े गौर से सुन रहे थे। उतने में ही साउजवान उन लोगों से कहता है कि यार तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा हीरो समझ रहे हो। इसके बाद वो टल्ली होने की एक्टिंग करता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी एबिलिटीज को गलत समझ लिया है, मैं तो सिर्फ गोल्डन स्टेज के 3rd लेवल पे हूँ। मेरी जो पावरफुल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे इसे शॉर्ट से आती है, जो कि पावरफुल ये शॉर्ट है। अगर ये शॉर्ट ना होती तो फिर मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम रहती और मैं इतना पावरफुल भी नहीं बन पाता। वो लिन और सुवन काफी ज्यादा हैरान थे कि ये साला ऐसे क्यों बड़बड़ापन दिखा रहा है, सब कुछ रिवील कर ही दे रहा है हमारे बारे में। वहीं ये लोग यहाँ पे जाने वाले थे, उतने में वैंग का फादर उन्हें रोक लेता है, ये कहते हुए कि कोई तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। जिससे साउजवान को समझ में आ जाता है कि वो तो बस इन लोगों के इंटेंशन जानना चाहता था कि वो लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन वो तो गलती से इनकी ट्रैप के अंदर फंस गया। इसके बाद वैंग का फादर यहाँ पे एक बक्सा मंगाता है और उस ताबूत के अंदर से कई सारे स्पेशल स्टोन्स को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि मैं तो ये आपको गिफ्ट देना चाहता था ताकि हमारी तुम्हारी दोस्ती गहरी हो सके। वहीं पे साउजवान जैसे स्पेशल स्टोन्स को देखता है तो ये कुत्ते की तरीके पूंछ हिलाने लगता है और उन्हें जाके सूंघने लगता है। ये कहते हुए कि इतना सोना इनको बेच दो तो मैं तो सोने का कवच पहन के घूमूंगा। ये स्पेशल स्टोन्स के अंदर तैर रहा था। वहीं पे वैंग को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि साउजवान कोई भी मिस्टीरियस फिगर नहीं है और ना ही कोई पावरफुल फिगर है जो हिडन क्लैन से आया हो। वो बस एक छोटे मोटे सेक्ट का कुत्ता है जो कि थोड़े बहुत काम के लिए बाहर निकला है। जिसके बाद वैंग का फादर यहाँ पे साउजवान से कहता है कि मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम अपने डिसाइपल्स को भी बहुत अच्छे से टीच करते हो, तो फिर तुम्हारे डिसाइपल और मेरे लोगों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए और क्यों ना इन स्पेशल स्टोन्स का इस्तेमाल यहाँ पे सट्टेबाजी के लिए किया जाए, क्या कहते हो। इस पे साउजवान आगे से कहता है कोई बात नहीं है। इसके बाद वो लिन से बोलता है जाओ लठ गाड़ दो। उतने में वैंग का फादर आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं थोड़ा सा और भी ज्यादा सट्टेबाजी में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं थोड़ा सा और पैसा लगाना चाहूंगा। जिसके बाद वो एक दूसरा ताबूत यहाँ पे ले आता है जिसके अंदर करीब 10 मिलियन के आसपास लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। इससे साउजवान को परेशानी होती है क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल स्टोन तो है नहीं, अब वो दाव पे क्या लगाए। तो फिर उसे याद आता है कि उसके पास ये शॉर्ट है ना, जिसके बाद वो शॉर्ट दाव पे लगा देता है, ये कहते हुए ये लो। इस पे वैंग का फादर आगे से कहता है अगर तुमने ये दाव पे लगाई है तो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि ये कितनी महंगी है कितनी सस्ती है। इसके बाद वैंग का फादर आगे से यहाँ पे उन सभी ताबूतों और साथी में शॉर्ट के ऊपर एक कवच लगा देता है ताकि कोई भी इन्हें छुए नहीं जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता। और साउजवान को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो लिन से कहता है जाओ जाके लठ गाड़ दो, हमारी बेइज्जती न कराना। वैंग का फादर अपनी तरफ से गार्ड को भेजता है और उसे चुपके से बोल देता है पूरा जोर लगा देना। इसके बाद लिन भी आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और लिन आगे से अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए सामने वाले बंदे के ऊपर हमला करती है, तो वो बंदा अपनी शॉट को बीच में ले आता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन लिन की शॉट पावर इतनी ज्यादा हाई थी कि वो इजीली यहाँ पे उस शॉट को तोड़ देती है और सीधा उस चेहरे के पास जाके रुकती है। तो वो बंदा तुरंत ही अपनी हार मान लेता है और लिन को यहाँ पे विजेता घोषित कर देता है। जिसपे साउजवान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कहते हुए कि बहुत सही बहुत सही। वहीं पे वो सौमेंग के फादर की जो बेइज्जती थी उनकी करते जा रहा था कि जाओ यार तुम लोगों के पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है, कचड़े पाल रखे हैं तुमने। जिसपे वो लोग चिड़े हुए थे कि कम से कम यार थोड़ी सी तो इज्जत कर लो हमारे घर में आके हमारे से न्योता खा रहे हो, फिर किसके बावजूद हमारी बेइज्जती कर रहे हो। वह लिन का अंकल आगे से बोलता है कि इसी तरीके से खुद की बेइज्जती करवाते रहो, तुम्हें पता भी नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है, कब तुम्हारे सामने बाहुबली आ जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बस देखते जाओ बहुत जल्द तुम्हारी आंखें बाहर आने वाली है। वैंग का फादर आगे से बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी ये फ्रेंडली कंपटीशन था, हार जीत तो चलती रहती है, वैसे भी कोई विनर होगा तो कोई लूजर होगा। वो वैंग को भी अंदाजा भी नहीं कि यहाँ पे असली मैटर क्या है, उसे बस यही लग रहा था कि यहाँ पे जो गार्ड ने बताया था कि साउजवान के जो 2 डिसाइपल है वो भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन आज उनकी फाइट देखने के बाद वो पूरी तरीके से नॉर्मल ही है। खैर सर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे साउजवान को और भी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, जिसको देख के साउजवान का दिमाग खराब हो जाता है। वो आगे से चीखते हुए कहता है कि और पैसा लगाऊंगा मैं इस बार पूरी धन दौलत लगा दूंगा, वो भी शॉर्ट के साथ में। जिसको देख के वैंग का फादर बड़ा खुश हो रहा था कि लगाओ लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वैंग का फादर मेलोडी को आगे भेजता है जो कि उसकी भतीजी है। मेलोडी आगे बढ़ती है और सबसे पहले यहाँ पे ग्रीट करती है। वहीं पे वैंग का फादर अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी भतीजी काफी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए क्योंकि उसने यहाँ पे आउजरे फालेंसेट को ज्वाइन किया है और वहाँ के सबसे बढ़िया शॉर्ट्समैन से वो एक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लिन उसे हरा दे, लेकिन तभी इसका पूरा रंग वंग बदल जाता है क्योंकि उसी टाइम पे लिन उसे खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो साउजवान ने उसे सिखाई थी और उसका इस्तेमाल करते हुए वो मेलोडी के ऊपर दे मारती है और मेलोडी की जो शॉर्ट थी वो एक बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब एनर्जी उसके पास में आती है तब उसे पता चलता है कि ये इनफिनाइट फ्यूजन ऑफ मीरिडिया है। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे गिव अप कर देती है अपनी फाइट से और हार मान लेती है, यही बोलते हुए कि इतनी कम उम्र के अंदर इसने यहाँ पे एल्नेट फॉर्मेशन सीखी तो सीखी कैसे। इसलिए दूसरा मैच भी यहाँ पे जीत जाती है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और वो अपनी लिमिट पे आ चुकी थी, ज्यादा देर तक वो अब फाइट नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी के पीछे हम लोग साउजवान
को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल स्टोन देख के ये बौखला गया था, ये उनके अंदर डूब रहा था, डुबकी मारा 10 साले मुंह कट जाएगा तेरा। वहीं पे वैंग का फादर अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इतनी कम उम्र के अंदर इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और काफी ज्यादा ये टैलेंटेड भी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, सब कुछ यहीं पे ही खत्म होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैंग के पीछे से कोई तो बाहर निकलता और इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फेयर बैटल नहीं बोलूंगा। इस तरीके से स्नेक अटैक कौन करता है, हालांकि सामने से किया, लेकिन इसके बावजूद स्नेक अटैक तो ही हुआ। खैर इसके बाद जो भी सामने से निकला था वो यहाँ पे लिन के ऊपर एक पावरफुल पाम अटैक करता है। साउज़न उस टेक्निक को देख के समझ आता है कि ये यहाँ पे अज़ुरेफाल इमॉर्टल सेक्ट की एक पाम टेक्निक है। तो उसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और लिन को पकड़ लेता है। वह पे लिन उससे सॉरी बोलती है कि वो यहाँ पे जीत नहीं सके और हार गई। इस पे साउज़न उसे बोलता है कोई बात नहीं है। वह पे साउज़न को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वैंग के फादर ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल दिया है, अब होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह पे जिस बंदी ने यहाँ पे लिन के ऊपर अटैक किया था वो यहाँ पे अज़ुरेफाल सेक्ट की एक एल्डर थी। स्नीक अटैक बोलते हैं मोहतरमा बाय द वे इसको। खैर क्योंकि यहाँ पे लिन हार गए तो फिर शर्त मुताबिक साउज़न ने जो भी कुछ दाव पे लगाया था वो सब कुछ उससे छीन लिया जाता है और इसने सब कुछ लगा दिया था, सब कुछ जो ये सेक्टर से लेके आया था। तो ये दोबारा यहाँ पे उन लोगों को चैलेंज करता है तो वो लोग आगे से कहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन दाव पे क्या लगाओगे तुम, सब कुछ तो तुम हार चुके हो साला, अपनी शॉट के साथ साथ जो भी तुमने लाया था वो सब कुछ भी। इस पे साउज़न अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं खुद को दाव पे लगाता हूँ, बेसिकली ये अपनी आजादी दे रहा है। इस पे वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये बौखला चुका है जो खुद को दाव पे लगा रहा है। वो वैंग का बाप इस चीज के लिए बड़ी इजीली मान जाता है क्योंकि जैसा कि अभी साउज़न ने बताया था कि वो बिना अपनी शॉट के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वैंग के फादर को ये लगता है कि ये बिना शॉट के क्या ही उखाड़ लेगा। इसलिए वैंग साउज़न से कहता है कि जब नशा उतर जाए तब ये न बोलना कि तुम अपने शब्दों से वापस चले गए थे या फिर नशे में बोल रहे थे। इस पे साउज़न आगे से कहता है चिंता ना करो, मुझे यहाँ पे इस पूरी चीज की जिम्मेदारी है, लेकिन जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ तुम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी पाओगे क्या? अगर मैं जीत गया तो फिर तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मेरे साथ देना पड़ेगा जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा मेरा हो जाएगा। इसके बाद साउज़न अपनी शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करता है तो फिर यहाँ पे अज़ुरेफाल सेक्ट की एल्डर घबरा जाती है कि ये कैसी चीज है। तो इसके बाद वो एल्डर के ऊपर हमला कर देता है ये बोलते हुए कि तुम मुझे एक जिंदगी साथ में पे करोगे तभी हम लोग बराबर होंगे। एल्डर अपनी शॉट को आगे करते हैं और वो यहाँ पे साउज़न की शॉट टेक्निक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। साउज़न की शॉट टेक्निक इजीली यहाँ पे एल्डर की शॉट को तोड़ देती है और उसके सीने के ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारती है। वह पे अज़ुरेफाल सेक्ट की एल्डर यही बोलती है कि एक मॉर्टल के पास में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कैसे हो सकती है। वह पे जिस शॉट का इस्तेमाल इतने समय पे एल्डर ने किया था साउज़न के अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन था जो कि यहाँ पे नासन रियलम के फुल फोर्स अटैक को भी ब्लॉक कर लेता, लेकिन वो यहाँ पे साउज़न के अटैक के सिंगल स्ट्राइक को भी नहीं ब्लॉक कर पाया। और जब वो सोच रही थी कि वो आगे क्या करे उतने में ही साउज़न उसके ऊपर दूसरी अटैक मार देता है ये कहते हुए ये भी तो लो। जैसे स्लैश यहाँ पे एल्डर के ऊपर लगता है तो वैंग घबरा जाता है कहते हुए कि मेरी जूनियर सिस्टर एक ही सेक्ट के हैं ना दोनों, और वो जल्दी से आगे बढ़ के उसे हवा में पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। इसके बाद साउज़न वैंग के फादर से बोलता है कि तुम भी यहाँ पे अज़ुरेफाल सेक्ट के डिसाइपल हो ना, वैसे भी मैंने तुम लोगों की पाम टेक्निक को सीख लिया है तो फिर इसको एक स्टेटस मान लिया जाएगा, तो फिर तुम्हें आज मार देने से मैं यहाँ पे पूरी तरीके से जस्टिस करने वाला हूँ। बेसिकली इसने जो स्टेटस बोला ये इसका इस्तेमाल करेगा अब अज़ुरेफाल सेक्ट में जाने के लिए, क्योंकि वहीं पे ही तो असली बदला लिया जाएगा ना, उनको तो वो फोकट में निपटा रहा है किस्ते के तौर पे। खैर वैंग के फादर को समझ में आ जाता है कि होल्ड बैक करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने सभी असैसिन से कहता है खाना पीना हो गया ना, आप काम धंधा करो, बाहर निकलो और इसके ऊपर हमला करो, किस बात का इंतजार कर रहे हो। जिसपे वो सभी बाहर निकलते हैं और साउज़न के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि चलो इसे सिखा देते हैं कि हम लोगों से भिड़ने का क्या अंदाजा होता है, आज तुम अपने यहाँ पे किसी एकदम भयानक दुश्मन से मिल चुके हो। वह फिर लोग सुहान और उसके फादर को देखते हैं जो कि लिन को लेके साइड में आ जाते हैं। वह पे सुहान के फादर काफी ज्यादा घबराए हुए थे कि अब क्या होगा। वह पे साउज़न उन लोगों को बिल्कुल भी हल्के में ले रहा था, उन लोगों से कहता है कि अच्छा तुम सभी लोग गोल्डन एनर्जी लेवल पे हो, कोई बात नहीं है, आज मैं वैसे भी तुम सभी को यहीं पे निपटाने वाला हूँ। ये टोटल 30 असैसिन्स है यहाँ पे, मैं तुम्हें बता दूं पहले ही। जिसके बाद साउज़न अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है इन्फिनाइट फ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बाद वो एक एक करके वहाँ पे जितने भी असैसिन्स आते हैं वो उनके ऊपर हमला करता है। वो पे वैंग का फादर अपने मन के अंदर सोचता है कि एक अकेला यहाँ पे कल्टीवेटर 30 गोल्डन कोर रियलम के कल्टीवेटर के खिलाफ क्या ही कर पाएगा। जिसके बाद वो भी अपने पास यहाँ पे एक और चीज बाहर निकालता है जो उसने खास यहाँ पे अज़ुरेफाल सेक्ट के यहाँ पे ग्रैंड मास्टर से ली है। वो पे लिन को जैसे ही वो सॉर्ड एनर्जी महसूस होती है तो वो तुरंत उस सॉर्ड एनर्जी को पहचान जाती है। वहीं पे हम लोग वैंग के फादर को देखते हैं, वो तो इस सॉर्ड एनर्जी को अपना ही बता रहा था, ये कहते हुए कि ये पावरफुल सॉर्ड एनर्जी है जो कि किसी भी मिस्टिक आयरन को यहाँ पे सप्रास कर सकती है और उसे हरा सकती है, और ये किसी भी नासन सोल रियलम के कल्टीवेटर को इजीली हरा सकती है। तो लिन हम लोगों को बताती है कि जो सॉर्ड एनर्जी आ रही है वो और कोई नहीं बल्कि लिन की फैमिली से है। वैसे कि अज़ुरेफाल सेक्ट ने यहाँ पे लिन की फैमिली के ऊपर हमला किया था, तब उन लोगों ने यहाँ पे उस स्पिरिचुअल माइंड के साथ साथ यहाँ पे लिन फैमिली की सॉर्ड एम्ब्रियो को भी ले लिया था। बेसिकली वो डायरेक्ट इसे टीम नहीं कर पाए थे, लेकिन इसकी एनर्जी को उन लोगों ने यहाँ पे हार्नेस कर लिया था हजारों लोगों के ब्लड सेक्रीफाइस को देके, जिसकी वजह से वो लोग इस पावर को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। हालांकि लिन को इस एनर्जी के अंदर महसूस हो रहा है कि उसकी फैमिली की ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है जो कि यहाँ पे इन्हें रजिस्टर कर रही है। बेसिकली लिन फैमिली की
एंसेस्ट्रल सॉर्ड एम्ब्रियो अभी भी यहाँ पे जिंदा है, जो अज़ुरेफाल सेक्ट के हाथों में अभी भी नहीं गई है। वह पेलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग यहाँ पे उसकी फैमिली की सॉर्ड को अपना बता रहे हैं, और अब जाके साउजॉन को समझ में आ जाता है कि सिस्टम ने क्यों बताया था कि ये तब अपनी इंडियन बॉडी को अवेकन कर पाएगी जब यहाँ पे लिन फैमिली के सॉर्ड एम्ब्रियो को ये हासिल करेगी। खैर इसके बाद हम लोग वैंग के फादर को देखते हैं, जो कि उसी भाड़े पे ली गई पावर का इस्तेमाल करते हुए साउजवान के ऊपर हमला करता है। तो फिर वो सॉर्ड एनर्जी साउजवान की जो भी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी थी और सॉर्ड्स थे उनको डिस्ट्रॉय करते हुए लगातार साउजवान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन साउजवान यहाँ पे वैंग के फादर को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से उन लोगों को इस सॉर्ड एम्ब्रियो के बारे में पता चल पाया। जिसके बाद वो साइड में हट के सॉर्ड एनर्जी को अवॉइड करता है और साथ ही में यहाँ पे अपनी सॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसको देख के यहाँ पे वैंग का फादर हैंड हो जाता है। वो मन के अंदर सोचता है कि मैं तो इसे जीत गया था ना। इसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो सॉर्ड अभी भी यही थी। तो इसका मतलब ये है कि साउजवान के पास उसी तरीके की दो सॉर्ड्स हैं, बेसिकली एक ही बराबर हैं, लेकिन दो तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक भी बन सकती है लेकिन अलग अलग ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद साउजवान उसके आधे हिस्से को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये पावर काफी ज्यादा है, क्योंकि ये एम्ब्रियो से आई हुई पावर है जिसको काफी ज्यादा हार्नेस किया गया है। लेकिन साउजवान के पास भी जो सॉफ्ट सॉर्ड है, साथ में जो ट्रेजर लेवल की अर्थ रैंक एबिलिटी है और साथ में जो सॉर्ड मास्टरशिप है, उसके साथ में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसके बाद वो अपनी सॉर्ड को आगे भेजता है, जो कि इजीली यहाँ पे एम्ब्रियो वाले सॉर्ड एनर्जी को बहुत ही इजीली ब्लॉक करती है और उसको चीरते हुए आगे बढ़ती है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक तगड़ा धमाका करती है और जो भी असैसिन जो उठने की कोशिश कर रहे थे वो इस धमाके की चपेट में ही आ जाते हैं। और ऑफ कोर्स इस फाइट का विजेता यहाँ पे साउजवान ही था, जो कि उन लोगों से कहता है कि खेल खत्म तुम लोगों का, लेकिन मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है। इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं, जो कि यहाँ से भागने की फिराक में था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो साउजवान के खिलाफ में जीत नहीं सकता है। तो वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है। उतने में ही साउजवान दोबारा यहाँ पे स्पेशल शॉट्स को बाहर निकालता है, ये बोलते हुए भागने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज तुम भाग भी पाओगे? इसके बाद साउजवान वैंग के फादर के ऊपर स्पेशल शॉट से हमला कर देता है। वैंग का फादर आगे से बोलता है कि ना करो जनाब, लेकिन उतने में यहाँ पे हमें सिर्फ चीखों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि कई सारी शॉट से तो शरीर के अंदर घुस रही होंगी ना, एक एक करके तो ज्यादा चीख रहा था। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिन के अंकल को देखते हैं, जिसने यहाँ पे लिन फैमिली को धोखा दिया था। वह पे जब ये वैंग को मरा हुआ देखता है तो इसकी भी फट जाती है। जिसके बाद साउजवान और लिन इसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं इसके हिसाब किताब बराबर करने के लिए। वह पे लिन का अंकल आगे से चीखते हुए कहता है कि मुझे ना मारो, जिसमें साउजवान उसके पैर के ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी ना मारूंगा यार, ये तुम्हें मारेगी, जरा पहचानने की कोशिश करो, 7 करोड़ मिलेंगे। इसके बाद लिन भी उसके ऊपर हमला करते हुए कहती है कि मुझे पहचाना नहीं क्या, याद करो मेरी आंखें यहाँ पे ना उम्मीद और उम्मीद दोनों से भरी हुई थी, याद करो भाई। तो इस पे लिन का अंकल थोड़ा सा बुद्धि लगाता है तो फिर उसे याद आ जाता है, लेकिन तब तक लिन ने अपनी शॉट चला दी थी, तो फिर इसके याद आने का भी कोई फायदा नहीं था, ये ऐसे ही निपट जाता और इसका भी बंटा धार था। और लिन इसे बोलती है कि याद तो कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इसके बाद साउजवान लिन से कहता है कि अगली बार जब भी तुम अपनी शॉट का इस्तेमाल करना तो फिर इस तरीके से यहाँ पे ताकतवर स्लैश ना करना। जब भी तुम्हें एनिमी को यहाँ पे हराना हो तो या फिर उनसे बदला लेना हो तो फिर इस तरीके से जल्दी मौत नहीं दी जाती है, थोड़ा थोड़ा करके काटा जाता है, जिससे उन्हें यहाँ पे तकलीफ हो और तुम्हें यहाँ पे संतुष्टि मिले। तो इस पे लिन आगे से कहती है कि ऐसा भी करते हैं क्या, थैंक यू ये सिखाने के लिए, क्या सिखा रहा है भाई तू उसको। वहीं पे सुहान का फादर सुहान से पूछता है कि ये सच में सीरियस पर्सन है ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इस पे सुहान आगे से कहती है कि मुझे भी नहीं पता डैडी। तो इसके बाद साउजन उन लोगों से कहता है कि वैंग के फादर ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी, इसलिए अब से मैं सिटी का लॉर्ड हूँ, साथ ही में इसके जितने भी ट्रेजर है वो सब कुछ मेरा हुआ। इसके बाद वो सुहान से कहता है कि सबको संभालने में मेरी मदद करना ठीक है। इसके बाद वो लिन से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अज़ुरेफाल सेक्टर से मिलने के लिए। इसके बाद हम लोग भाग के अज़ुरेफाल सेक्टर पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अज़ुरेफाल सेक्टर के लीडर को देखते हैं, जो कि आराम से बैठ के लिन फैमिली के सॉर्ड एम्ब्रियो को टेम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे थे। तो इसको टेम करने के लिए ये लोग करीब 10 सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज तक यहाँ पे लिन फैमिली की सॉर्ड एम्ब्रियो ने कभी भी यहाँ पे अपने घुटने नहीं टेके। तो इसके बाद वो इसको आखिरी बार ट्राई कर रहे थे, जिसके बाद वो ट्राई करना छोड़ देंगे। वो इसी बारे में बोल रहे थे कि यहाँ पे ये आखिरी मूवी तय करेगा कि ये फेलियर है या फिर सक्सेस। वो इसको जंजीरों से बांध के इसीलिए रखा गया था ताकि वो इसे टेम कर सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लिन फैमिली की सॉर्ड एम्ब्रियो अभी भी यहाँ पे इन लोगों का कहना नहीं मानती और वो यहाँ पे लीडर को पीछे झटक देती है। वो भी पैट्रियाज को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए लगा कि यहाँ पे सॉर्ड यहाँ पे इन लोगों की हो गई, लेकिन अचानक से यहाँ पे सॉर्ड ने उन्हें पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और उस टाइम पे लीडर को यहाँ पे न्यूज मिलती है कि यहाँ पे वैंग का फादर, साथ में यहाँ पे एल्डर जो कि वो लड़की थी, और साथ में यहाँ पे और लिन का अंकल, वो तीनों एक साथ यहाँ पे मारे गए हैं और उनकी जो लाइफ लंडन है वो यहाँ पे बुझ चुकी है। तो उसको सुन के लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बाहर जाके खुद यहाँ पे चेक करता है। वहीं पे लीडर के जाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि अजीब सी सॉर्ड एनर्जी आती है, जो कि यहाँ पे लिन फैमिली की सॉर्ड एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर लेती है। और हम बाद में देखते हैं कि ये सॉर्ड एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि लिन की ही है, इसलिए सॉर्ड ने यहाँ पे अज़ुरेफाल सेक्ट को लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट कर दिया था। साउजन हम लोगों को बताता है लिन फैमिली के एंसेस्ट्रल सॉर्ड यहाँ पे लिन फैमिली के मेंबर्स के ब्लड से फोर्ज की गई थी, इसलिए वो यहाँ पे इनकी वफादार है। वहीं पे लिन इसीलिए यहाँ पे उसे सेंस कर पा रही है। इसके बाद साउजन लिन से पूछता है कि वहाँ की सिचुएशन कैसे है। जिस पे लिन आगे से बताती है कि उसे महसूस हुआ है कि यहाँ पे सेक्ट के जो लीडर है वो फुल्ली अभी तक सॉर्ड को यहाँ पे टीम नहीं कर पाए हैं और सॉर्ड के पास अभी भी यहाँ पे उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस है, इसलिए जैसे
जैसे ही स्वॉर्ड उनके हाथों में आ जाएगी वो लोग सक्सेसफुली यहाँ पे स्वॉर्ड को अपना बना सकते हैं। जिसके बाद साओ जुआन लिन से कहता है कि आज हम लोगों को काफी ज्यादा खतरनाक एडवेंचर करना है इस अजूरे फॉल्स सेक्ट के अंदर घुसने के लिए। रेडी हो तुम इसके लिए? जिसके बाद हम लोग अजूरे फॉल्स सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पे खुद चेक करते हैं कि लालटेन बुझ चुकी है उन तीनों की। जिसके बाद हमें पूरा कच्चा चिट्ठा बता रहे थे कि वैंग ने बताया था कि उसके बेटे को किसी ने मार दिया है तो फिर उसे मदद चाहिए, जिसके लिए वो यहाँ पे एल्डर को भी लेके गया था, वही लड़की, और साथ ही में यहाँ पे लिन के अंकल को भी। और पूरी तरीके से सब कुछ बढ़िया है, जिसलिए उन लोगों ने यहाँ पे एक शॉर्ट क्लोन भी भेजा था, वही आरा, जो कि यहाँ पे लिन फैमिली की शॉर्ट एम्ब्रियो से बना था, जिसको लिन ने पहचान लिया था। और साथ ही में इन्हीं लोगों ने यहाँ पे वो 30 असासिन भेजे थे, लेकिन इसके बावजूद सबका बंटाधार हो गया और कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। इसलिए सेक्ट लीडर काफी ज्यादा चिड़ा हुआ था। जिसके बाद लीडर पीछे मुड़ के अपने डिसेबल से पूछता है कि कुछ पता चला ये कौन था, किसने किया? इस पे डिसेबल आगे से यही बताता है कि जब तक हम लोग वहाँ पे पहुंचे तब तक सिर्फ वहाँ पे लाशें ही पड़ी हुई थी, वहाँ पे कोई भी नहीं बचा था और न ही उन्हें कोई सबूत मिला। जिस पे लीडर का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और वो जल्दी से यहाँ पे डिसेबल से बोलता है कि हम लोगों ने 30 आदमी वहाँ पे भेजे थे और साथ ही में शॉर्ट क्लोन भी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग एक सिंगल इंसान से नहीं जीत पाए। जिसके बाद वो जल्दी से यहाँ पे बोलता है कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें नहीं पता कि एनिमी के इंटेंशन क्या है और पता नहीं कब वो हमारे दरवाजे पे आ जाए। दरवाजे तो वो पहले ही आ चुके थे, हालांकि बस अंदर नहीं घुस पाए थे। उससे पहले ये लोग अपने सेट की जो फॉर्मेशन थी उसे एक्टिवेट कर देते हैं, प्रोटेक्शन फॉर्मेशन, जिस वजह से ये दोनों अब अंदर नहीं घुस सकते थे। इन्हें यहाँ पे कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिन तो बोलती है कि तोड़ दे क्या, जिसपे साओ जुआन आगे से कहता है नहीं भाई, सबसे पहले हम लोगों को शॉर्ट हथियानी है, जिसके लिए हम लोगों को धीरज से काम लेना पड़ेगा, इसलिए आवाज नहीं बना सकते। जिसके बाद यहाँ पे वो लिन को एक खास आइडिया बताता है और वो आइडिया सुन के तो लिन भी हैरान हो जाती है कि ऐसा करना है क्या। जिसके बाद हम लोग साओ जुआन को देखते हैं जो कि दरवाजे पे खड़ा होकर नौटंकी कर रहा था कि वैंग लिंग और उसके जूनियर सिस्टर तीनों वहाँ पे मारे गए जब उनके ऊपर हमला हुआ था। तो फिर एल्डर यहाँ पे नीचे आ जाता है और वो उन लोगों से पूछता है कि क्या बवाल मचा रखा है भाई, तुम हो कौन? जिसपे साओ जुआन आगे से कहता है कि वो यहाँ पे लिन का गार्डियन है और लिन यहाँ पे उसके अंकल की नाजायज औलाद है। और जब वो लोग यहाँ पे अंकल को ढूंढ रहे थे तब अचानक से उनके ऊपर हमला हो गया और साथ में वैंग और जितने भी लोग थे वो सभी लोग उस हमले के अंदर मारे गए। लीडर को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि यहाँ पे लिन के अंकल की कोई नाजायज औलाद भी हो सकती है, इसलिए वो यहाँ पे ब्लड को टेस्ट करता है। सबसे पहले वो लिन के ऊपर हमला करता है और उसके ब्लड को निकाल के एक प्लेट के ऊपर डालता है, जो कि यहाँ पे बता सकती थी कि उनके रिश्ते हैं या नहीं। और वो ब्लड यहाँ पे बता देती है, सॉरी वो प्लेट बता देती है कि लिन यहाँ पे सच में उसके अंकल की ही बेटी है। अबे जब ब्लड लाइन ही सेम है तो फिर सब कुछ सेम ही तो रहेगा। बाय द वे लीडर को यही लगता है कि लिन फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कोई भी उनका वंशज नहीं बचा है, सिर्फ लिन का अंकल ही है जो कि जिंदा बचा था। अगर उसकी कोई लेजिटिमेट डॉटर है तो फिर ब्लड मैच कर जाना चाहिए। और इसी बदौलत लीडर को यकीन हो जाता है यहाँ पे साओ जुआन की पूरी बातों के ऊपर कि लिन यहाँ पे उसके अंकल की नाजायज औलाद है। जिसके बाद साओ जुआन झूठा बहाना देता है कहते हुए कि उस अकेले इंसान ने 30 लोगों को हरा दिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिफ्यूजी लेने के लिए आए हैं, कम से कम आप तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, लिन के अंकल की डॉटर के पीछे ना हो। उतने में लिन यहाँ पे लीडर से कहती है कि उसने यहाँ पे अपने फादर यानी कि अंकल से सुना है कि वो बार बार यहाँ पे ब्लैक लाइट्स का सामना कर रहा है जब वो यहाँ पे लिन फैमिली की शॉर्ट एम्ब्रियो को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो लगातार कोई तरकीब ढूंढ रही थी ताकि वो यहाँ पे उन लोगों की मदद कर सके लिन फैमिली की शॉर्ट एम्ब्रियो को रिफाइन करने में। जिसके बाद वो सेक्ट लीडर को बताती है कि पता नहीं मेरे फादर ने आपको बताया कि नहीं, लेकिन लिन फैमिली के अंदर यहाँ पे एक खास ब्लड लाइन है जो सिर्फ उस लेजेंडरी शॉर्ट को रिफाइन कर सकती है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन की जाती है। जिसके बाद वो सेक्ट लीडर को शॉर्ट एम्ब्रियो के बारे में पूरी जानकारी देती है कि सिर्फ लिन फैमिली के लोग ही यहाँ पे उस शॉर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं। अगर करने की कोशिश करेगा तो फिर उसे ब्लैक लाइट्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लीडर को लिन के ऊपर अब और भी ज्यादा यकीन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लिन को लिन फैमिली के हेरिटेज के बारे में पता था। जिसके बाद लीडर यहाँ पे लिन से कहता है मुझे पता वो मेथड जिसकी मदद से हम लोग उस शॉर्ट को रिफाइन कर सकते हैं, और हाँ कोई भी होशियारी करने के बारे में सोचना भी नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कब हो गई। जिसकी बाद लिन यहाँ पे वो मेथड दिखाती है जिससे यहाँ पे शॉर्ट को रिफाइन किया जा सकता है। तो फिर सेक्ट लीडर आगे से उस मेथड को दिखता है और उसे पता चल जाता है कि यही तरीका है शॉर्ट को यहाँ पे रिफाइन करने था, जो कि धीरे धीरे करके शॉर्ट की रिफाइनिंग को बदल देगी। हालांकि इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट है लेकिन इतने ज्यादा बड़े नहीं है, इसलिए वो उन दोनों को यहाँ पे सेक्ट के अंदर वेलकम कर लेता है। वहीं पे उन दोनों के जाने के बाद में वो पे अपने सर्वेंट से कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाने वाला है। 29 एल्डर्स की मौत हुई है तो फिर वो जाके चेक करेगा, शायद से उसे कुछ पता चल जाए। और जब तक वो सेक्ट के अंदर नहीं रहता है तब तक फॉर्मेशन लगातार चालू रहेगी और कोई भी अंदर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि एक मक्खी भी नहीं। और हाँ इन दोनों के लिए कोई कमरे का इंतजाम करा दो। वहीं पे साओ जुआन बुड्ढे की पूरी बातें सुन रहा था और वो मन के अंदर सोचता है कि बुड्ढा तो हमारे लिए खुद ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, अब मैं इसको कैसे ना अपनाऊं। इसके बाद अगला सीन रात का होता है जब हम लोग देखते हैं कि साओ जुआन दोबारा लिन के साथ में लेनी देनी का काम कर रहा था, बेसिकली अपनी कल्टीवेशन ट्रांसफर कर रहा था, जिससे लिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की फर्स्ट स्टेज पे आ जाती है। वहीं पे साओ जुआन को भी सिस्टम की तरफ से 600 दिनों का कल्टीवेशन रिवॉर्ड मिलता है। वहीं पे साओ जुआन लिन को पहले ही बता देता है कि तुम अब यहाँ पे फाउंडेशन
एस्टेब्लिशमेंट की फर्स्ट लेवल पे आ गई हो। जैसे ही तुम्हारे हाथों में लिन फैमिली की सॉर्ड एम्ब्रियो आ जाएगी, तैसे ही तुम यहाँ पे इनेट सॉर्ड बॉडी को अवेकन कर लोगी। लिन को अभी भी नहीं पता था कि ये इनेट सॉर्ड बॉडी क्या होती है, तो साउजन उसे अभी भी नहीं पता था। ये कहता है कि तुम खुद समझ जाओगे, तब तुम्हारे पास सॉर्ड इनेट बॉडी अवेकन होगी। रात के टाइम जब हर कोई सो रहा था, तब ये जाग उठते हैं। और फिर साउजन लिन से पूछता है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम बता सकती हो कि तुम्हारी सॉर्ड एम्ब्रियो कहाँ पे है। जिस पे लिन आगे से कहती है भरोसा रखो, एकदम बता सकती हो कहाँ पे है वो। जिसके बाद वो यहाँ पे साउजन को रास्ता दिखाते हुए उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे सॉर्ड को रखा गया था। वहाँ का जो गार्ड था वो मस्त सो रहा था। लिन आगे से कहती है इसको निपटा दे क्या, जिसपे साउजन आगे से कहता है सोने दो बेचारे को, नींद आई है, सोते हुए को परेशान नहीं करते। सही बात है, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को कौन बताए, साले पंखा बंद कर देते हैं। और तुम्हें तो पता है लंडो की बात, आधी तूफान आ जाए, जमीन ढह जाए, आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन पंखा बंद हो जाए तुरंत खुल जाती हैं। खैर इसीलिए वो लोग सोते हुए को परेशान ना करो, उसे इग्नोर करते हुए सीधा कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें सॉर्ड मिल जाती है जिसको बांध के रखा गया था, कहीं भाग ना जाए बेचारी। साउजन लिन से कहता है कि तुम आराम से इसे रिफाइन करो और मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हें कोई परेशान ना करे। तुम बेफिक्र होकर रिफाइन करो, तुम्हें कोई भी परेशान करने के लिए नहीं आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो फिर लिन वहीं पे ही बैठ जाती है और सॉर्ड को रिफाइन करना शुरू कर देती है। हालांकि लिन जब उसे रिफाइन करने की कोशिश करती है तो सॉर्ड यहाँ पे ब्लैकलेस करती है। इस वजह से नहीं क्योंकि सॉर्ड उसके पास जाना नहीं चाहती, बल्कि इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अज़ुरेफाल सेक्ट लीडर ने यहाँ पे इसे रिफाइन करने की कोशिश की थी। तो फिर कुछ रिमेंट्स अभी भी यहाँ पे सॉर्ड के अंदर बाकी थे, जो कि अब लिन को यहाँ पे ब्लैकलेस दे रहे थे, उसे रिजेक्ट कर रहे थे। इसलिए लिन को अब थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सॉर्ड को टेम करने के लिए। उतने में ही जो गार्ड यहाँ पे सो रहा था वो जाग उठता है आवाज की वजह से, और वो इन लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग। जिसके बाद वो यहाँ पे एक प्लेट को तोड़ता है, जिससे पूरे सेट के अंदर सिग्नल चला जाता है कि घुसपैठिए आ गए हैं। तो सभी लोग अब जाग जाएंगे और यहाँ पे साउजन को फाइट करनी पड़ेगी उन सभी लोगों के साथ में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। मैं इसे करने का अब नहीं करता कि फाइट के बीच में यहाँ पे वीडियो को छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, आधे घंटे पूरे हो चुके और मेरी दिहाड़ी यहीं पे ही खत्म होती है। मैं चला, टाटा बाय बाय, तुम अपना देख लो।